Hello friends, in today's session we are continuing our current affairs series of our दृष्टि घटनाचक in which we are discussing economic affairs और ये हमारा इसका पार्ट सेकंड वीडियो है। आप पार्ट फर्स्ट और ऑलरेडी कंप्लीटेड नेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप चैनल पे जाके आप ये सारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जिसमें दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर सीरीज है, नेशनल अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर्स है एंड इकोनॉमी की करंट अफेयर डाले हुए हैं। ये सब प्लेलिस्ट आप जानते हैं हमारे GS5 मेंस की प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम PYQ को कवर कर रहे हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, एंड अदर प्लेलिस्ट है अपनी ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी। तो ये सब जो है कि चैनल पे आपको होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। सो यू कैन विजिट दैट चैनल एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इसके नोट्स और PDF इंपॉर्टेंट सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यू कैन ज्वाइन दिस। सो विद दिस हम जो है कि अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग टू दी सेशन, पहले हम प्रीवियस सेशन का जो हमने कल सेशन पढ़ा था उसको 2-4 मिनट में सम अप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ एलिमेंट्स आज थोड़े रिकॉल हो जाएंगे जिसको हम एक्टिवली रिकॉल कर लेंगे तो हमारे सेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो 2 मिनट में आइए रिवाइज करते हैं। देखिए, मैंने पहली चीज़ बताई थी आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर पढ़ाने से पहले कि फिजिकल और मॉनेटरी होता क्या है। फिजिकल पॉलिसी, देखिए फिजिकल अफेयर मतलब इसमें जो करंट अफेयर है फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और रेवेन्यू मीन्स जो है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कैसे पैसे कमा रही है, ये हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है। इसको जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि मैनेज करती है, कैसे जो है कि खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, वो यहाँ देखा जाता है। मॉनेटरी में क्या देखा जाता है, आपके मनी सप्लाई और क्रेडिट को, इसमें जो है कि हमारी RBI इसको मैनेज करती है जो हमारा सेंट्रल बैंक है। और इसके साथ साथ जो है कि इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सब अदर कमेटीज दिखती हैं जो यहाँ पे गवर्न करती है क्या, मनी सप्लाई और क्रेडिट को, इन्फ्लेशन रोकना, अपना जो है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, वो सब यहाँ पे परफॉर्म होता है। फिर मैंने बताया था कि ये जो पहला न्यूज़ है इसमें प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल GDP आया है। तो देखिए, मैंने बताया था कि आपका टाइप ऑफ एस्टीमेट जो है कि बजट में अलग होते हैं। ये प्रोविजनल एस्टीमेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अलग से निकालती है। तो यहाँ पे जो हमारे एस्टीमेट्स होते हैं किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको समझाया था। बजट जो है कि कौन निकालता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है। और उसमें जो है कि आपके बजट एस्टीमेट होते हैं, रेवेन्यू एस्टीमेट होता है और एक्चुअल डाटा होता है। जैसे बजट एस्टीमेट क्या होता है, हमारा बजट एस्टीमेट जैसे हमने फाइनेंशियल ईयर बताया था आपको, जो कि फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, ये सब भी समझाया था। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से लेकर आपका 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक रहता है। तो ये सब जो है कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर है 2026-27 का, ठीक, हमारे पास इसमें जो है कि क्या आया होगा, इसका बजट एस्टीमेट आया होगा कि सरकार कितना खर्चा करेगी। फिर रिवाइज एस्टीमेट का कितना आया होगा, रिवाइज एस्टीमेट आया होगा 2025-26 का, जो प्रीवियस ईयर का आता है, जो हमारा ईयर जा चुका है। तो इसका हमारा रिवाइज एस्टीमेट आता है कि इसमें हमने कितना कितना खर्चा किया है, जो हमारे बजट में एस्टीमेट बने थे उससे कितना खर्चा हुआ, तो उसे रिवाइज एस्टीमेट बोलते हैं। देन एक्चुअल डाटा किसका आता है, इससे पिछले साल का, मतलब हमारे पास जो अभी एक्चुअल डाटा आएगा वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का आएगा, ठीक। तो ये जो है कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ये सब छोटी छोटी बातें की थी। फिर जो है कि हमने GDP के बारे में जाना था। GDP क्या होता है, GDP में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे, सब्सिडीज ऐड कर देंगे तो GAB आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी न्यूज़ कवर करते हुए मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी। आप प्रीवियस सेशन से और डिटेल मैनर में देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इस एग्जाम्पल समझाया था और अभी थोड़ा और सस्टेन कर दिया। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे चार्ट वार्ट लगाए थे, वो सब आपको प्रीवियस सेशन में मिल जाएंगे। लेट मी शो यू, जैसे देखेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइडेड है जो मैंने आपको बताया। तो जैसे यहाँ पे आपको 25-26 का एग्जांपल है, तो ये सब आप सस्टेन करेंगे कहाँ से, प्रीवियस सेशन से। देन हमने जो है कि नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ी थी वो हेल्थ के बारे में पढ़ी थी। आपको जो है कि थोड़ा सा जो है कि ब्रीफ कर दूँ, देखिए 2-4 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, बट ये बेनिफिशियल होता है, आपको काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल लग रही होंगी पिछले सेशन से। फिर यहाँ पे हमने हेल्थ एस्टीमेट की बात की थी। हेल्थ एस्टीमेट में मैंने एक पॉइंट बताया था, बस याद रखना, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, 3.7% GDP का है। और फिर यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हमारा प्राइवेट जो है कि प्राइवेटली किसी एक पर्सन ने कितना खर्चा किया है, तो पर पर्सन जो है कि 2767 है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था जिसके 10 साल हो गए हैं, तो इसका मैंने चार्ट दिया था। ये जो है कि 2016 में लॉन्च हुआ है। कैसे इसका प्रोसेस है, इसमें जो है कि NCTL जो है कि कब काम करेगा, जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इसमें जो है कि NCLAT एप्लीटेड नेशनल लॉ, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल जो है कि कब काम करेगा, इसमें जो है कि कितने दिन से, 180 दिन से 90 दिन से क्या प्रोसेस है, ये सब चार्ट में आपके लिखा हुआ है। प्रीवियस सेशन से विजिट कर सकते हैं। जिसका काम है लिक्विडाइजेशन और एसेट मैक्सिमाइजेशन का काम। कोई भी जो है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका जो है कि लिक्विडाइजेशन करके सबको जो है कि शेयर होल्डिंग, इन सबका ध्यान रखना, ये हमारा IBC देखता है। फिर इसमें जो है कि मैंने आपको 4 लेबर कोड, न्यू कोड आए थे उसके बारे में बताया था। पहला कोड क्या था, वेज वाला कोड आया था। वेज वाला कोड मतलब जो आपके मिनिमम वेजेस इन सब की बात करेगा 2019 में, ठीक। फिर इसमें जो है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला कोड आया था 2020 का।
सोशल सिक्योरिटी कोड है, वो भी 2020 में आया है और जो है कि आपका सेफ्टी हेल्थ वर्किंग है, ये भी 2020 में आया है। तो ये लाया क्यों गया है? इसमें जो है कि पिछले बार जो है कि पिछले अब तक जो है कि 29 ओल्ड लॉज़ थे, इनको स्क्रैप डाउन करके, इनको मॉडिफाई करके, इनको जो है कि खत्म करके अपने नए 4 लॉ ले आए हैं। और ये सब होता क्यों है कि ये सब जो है कि पुराने लॉ है, कॉलोनियल लेगेसी को दर्शाता है और हमारे वर्कर्स के राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सब लॉ लाए गए हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यूपीआई के 10 ईयर हो गए थे, ये हमने पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने यूपीआई के बहुत सारे यूपीआई 1, 2, 3 इनिशिएटिव हो गया, ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन में बताया था। एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक, ये तो मैंने आपको इंटरनेशनल वाले अफेयर्स में भी एनपीसीआई के बारे में बताया था। ये सब चीज़ें रिकॉल कर लीजिए कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से 2007 में, 2008 में जो है कि यूपीआई बना, 2016 एनपीसीआई बना, फिर 2016 में जो है कि यूपीआई लॉन्च हुआ। इससे क्या-क्या कितने ट्रांज़ैक्शन हैं, ये सब आपको नोट्स में प्रीवियस सेशन में मिला है, कवर कर लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया, यहाँ पे आपको जो है कि 61 वाले से रिप्लेस करके 25 में आ गया। यहाँ पे जो है कि 2-3 चीज़ नई आई हैं। यहाँ पे पिछले क्या था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट जो है कि इसके बेसिस पे आप टैक्स देते थे, अब जो है कि टैक्स रेट की डेफिनेशन आ गई है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स देंगे। तो ये सब चीज़ थी। फॉर्म 130 आ गया है, फॉर्म 16 को रिप्लेस करके, जो हमारा टीडीएस होता था, टेट 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 टैक्स डिडक्टेड एट द सैलरी, उसका जो है कि सर्टिफिकेट जो है कि फॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया है। रिलेटेबल जो है कि फॉर्म आपको और टेबल में प्रोवाइडेड है प्रीवियस सेशन से। फिर 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में है, जिसने बताया कि भाई 15 फाइनेंस कमीशन से इन्होंने ये सारे कंपोनेंट हटा के, कौन सा रिवेन्यू डेफिसिट, ये सब हटा के कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डाल दिया। अपना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल मतलब सेंटर से जो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है वो 41% पूल पे ही रखा है, और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी स्टेट्स जो है, ठीक, अमंग दी स्टेट्स, ये जो है कि डिफरेंट डिफरेंट है परफॉर्मिंग ऑन दी क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे आपका 17.5% पर पॉपुलेशन के लिए है, पर कैपिटा के लिए 42% है, 10% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए है, 10% एरिया के लिए है, 10% फॉरेस्ट के लिए, 10% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये होता है हमारा फाइनेंस कमीशन। काम क्या करता है? आर्टिकल 280 में मेंशन है इन दी आवर कॉन्स्टिट्यूशन से काम है टैक्स डिवोल्यूशन का। टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब हो गया फाइनेंस, जो भी हमारे सेंटर एंड स्टेट्स में जितने भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा डिसाइड करता है। इस बार जो है कि 2026 से 31 तक के लिए बना है। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद प्रगनेरिया जी इसके चेयरमैन हैं। तो ये सब जो है कि आप ड्यूटी देख सकते हैं। फिर हमने न्यू जीडीपी सीरीज पढ़ी थी। हमारा जो कि बेस ईयर चेंज कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। क्यों किया गया है? 2011 से, क्योंकि आउटडेटेड हो गया था काफ़ी। जो है कि आपको इन्फ्लेशन और नॉमिनल जीडीपी में काफ़ी चेंज मिलता है। दैट्स वाई बेस ईयर जो है कि हम किसी भी स्टेबल ईयर का लेते हैं, और स्टेबल ईयर जो है कि आफ्टर कोविड जो है कि 22-23 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था। दैट्स वाई ये हमारा क्या लिया गया है? बेस ईयर लिया गया है। कौन इंप्लीमेंट करता है इसको? जो है कि ये सब स्टैटिक जो है कि एमएसपीआई देता है, ये याद रखना है। फिर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था। फिर हमने जो है कि इसमें जो है कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे सब्सटेंशियल इंस्टेंट जो है कि 5 लाख से कितना हो गया है? 2 करोड़ हो गया है। फिर इसमें जो है कि हमने बात किया था टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर। कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स का टेन्योर ऑफ डायरेक्टर जो है कि 8 साल से 10 ईयर कर दिया गया है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? एक चीज़ बताई थी इसमें, जो है कि आपका जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कॉर्पोरेटिव्स के लिए, उसको जो है कि बूस्ट किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई है, जो कि 4, अब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। नॉमिनी भी 2 तरीके के होते हैं। कौन से? सक्सेसिव नॉमिनी होंगे, और जो है कि साइमल्टेनियस नॉमिनी होंगे। साइमल्टेनियस नॉमिनी क्या होता है? इसमें जो है कि आप ए नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि सक्सेसिव का मतलब होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है जो सक्सेसिव नॉमिनी हो गया उसमें ए नहीं है तो बी को दे दो, बी नहीं है सी को, डी को, ऐसे सक्सेसिव होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ए बी सी डी सब लोग साथ में है, इसमें परसेंटेज डिवाइड कर देंगे, 30%, 40%, 10%, 20%, इस तरीके से। ये लॉकर्स पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? लॉकर्स पे अप्लाई नहीं होगा। क्या? साइमल्टेनियस जो है, साइमल्टेनियस नॉमिनी जो है कि लॉकर्स पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि इसमें कोई गोल्ड ज्वेलरी रखी है, तो उसको कैसे जो है कि परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर मैंने आपको फोर्टनाइट की डेफिनेशन समझाई थी। फोर्टनाइट बेसिस पे जो हमारा क्या कैश रिजर्व रेशियो, ये सब बैंक को रखना पड़ता है। आरबीआई जो गाइडलाइन निकालता है उसके बेसिस पे, तो इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। यहाँ पे क्या था? पहले देखिए चार्ट लगाया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा था, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। प्रीवियसली क्या था कि प्रीवियसली अगर मान लीजिए इस साइकिल से हमें जो है कि इस साइकिल तक जाना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 2 प्रिसाइडिंग जो है कि जाके उसका लास्ट सैटरडे आता था, तब अ, हमारा जो है कि फोर्टनाइट बेसिस उस दिन के हिसाब से सीआरआर रखा जाता था बैंक के मनी में। पर अब जो है कि सिंपल कर दिया गया कि 1 से जो है कि आपका 15 और 16 से जो है कि 30 बनाएंगे, और प्रिसाइडिंग जो जो भी होगा प्रिसाइडिंग वाला, उसको जो है कि हिसाब से हम कर देंगे। एक प्रिसाइडिंग जाएंगे, मतलब एक प्रीवियस जाके हम सेकंड प्रिसाइडिंग वाली डेफिनेशन है उसको जो है कि मेंटेन रखा गया है। तो ये सब कुछ हमने बातें की थी। ठीक, देन यहाँ पे आपको जो है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है कि डाटा मैंने समझाया था। ठीक, यहाँ पे ये सब चीज़ें बातें हो गई थी, काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज थी। तो आई होप ये कुछ टाइम लगा, हमने रिवाइज़ किया। ठीक, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन में बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सब क्या है, तो ये सब आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ये याद रखना है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक का जो है कि मैस्कॉट चेंज हुआ है, और लोगो भी चेंज हुआ है। मैस्कॉट क्या रखा गया है? सांख्यिकी रखा गया है। क्या रखा गया है?
सांख्यिकी रखा गया है। सांख्यिकी का मतलब वही स्टैटिक न्यूमेरिक से नंबर होते हैं। अशोक चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशन से रिवाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टुडे सेशन गाइस। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, और आगे बहुत चीज़ें पढ़नी है इसमें। जो है कि आज मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में भले ही लंबा हो, पर एग्लाइड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, और जो है कि हमारे सारे कंपोनेंट्स ये सब कवर कर लिए जाए। इसको जो है कि फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है। तो अपने जो है कि माइंड को एक्टिव कर लीजिए, और जो है कि अपने नोट्स वोट्स जो है कि तैयार रखिए। कुछ आपको लगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे जो है कि मिलेगा। और ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो आपको क्या पता करना है, लाइक का टच बटन है, लाइक यूट्यूब पे एक हल्का सा ऐसा सिंबल होता है, लाइक वाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दो। विद दिस नोट लेट्स बिगिन दिस सेशन। और आप आज के सेशन में पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूज़ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से। सो फर्स्ट न्यूज देखिए, यहाँ पे पहला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर ने फॉर खरीफ कैंपेन किया है 2026 का। अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैंपेन हुआ है जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखिए आपको एग्रीकल्चर में देखिए राबी क्रॉप्स हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया, ये सब जो है कि थोड़ा सा जो है कि आपको डिटेल रहना चाहिए। और ये सब मतलब बेसिक डिटेल्स हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर वाला सेशन पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ जो है कि स्मूथली कवर करते हैं। यहाँ पे जो है कि मैं हल्का सा ब्रीफली चलिए बता देता हूँ। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो हमारे मानसून डिपेंडेंट होती है। जैसे अभी मानसून चल रहा है जुलाई का, मानसून डिपेंडेंट क्रॉप होती है, लाइक योर व्हाट, लाइक योर पैडी वैडी हो गई, ये सब हमारी होती है खरीफ क्रॉप। जैसे इनको जो है कि खरीफ क्रॉप को जून जुलाई में सो किया जाता है, जून जुलाई में सो किया जाता है, और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है, आपका जो है कि सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्ट, मतलब अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, अक्टूबर तक जो है कि हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारी खरीफ होती है। रबी क्रॉप्स होती हैं, विंटर क्रॉप्स कहते हैं इनको। रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो मानसून डिपेंडेंट नहीं होती। ये थोड़ा जो है कि इनको मॉइस्ट और थोड़ा ठंडा चाहिए होता है। इनको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, मतलब सोइंग करते हैं। इसकी जो है कि स्टार्टिंग होती है खेती की अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च तक। जैसे इसमें जो है कि आपका मेन क्रॉप है वीट, तो ये याद रखिएगा, पैडी वीट। तो खरीफ और ये हो गया, फिर जायद है, समर क्रॉप है, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। तो यहीं पे हमारा क्या होगा, खरीफ कॉम्पेन हुआ है। तो खरीफ कॉम्पेन समझ गया, मानसून डिपेंडेंट याद रखिए, मानसून डिपेंडेंट। इसमें हमारा क्या, आपका चावल गेहूं जो है, सॉरी चावल पैडी राइस बोया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। खरीफ कैंपेन 2026 हुआ है, कौन किसने किया है, देखिए अब एग्रीकल्चर है तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्वॉल्व होगी। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर का। कहाँ पे हुआ, ये नास्क कॉम्प्लेक्स है, पूसा न्यू दिल्ली। देखिए पूसा में ही आपका जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि ARI है। तो वहीं पे एक जो है कि नाक्स कॉम्प्लेक्स है। नाक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स। ये हमारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स है, जिसपे यहाँ पे बात होती है। फैक्ट शीट में ये सब जो है कि ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे मेजर थीम है, इसको थोड़ा सा आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे जो कि आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्टिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सब पे बात हुई है। इमीडिएट फॉलो हुआ है क्या, खेत बचाओ अभियान। ये खेत बचाओ अभियान जो है कि थोड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। क्या खेत बचाओ अभियान आपको याद रखना है, जो कि लॉन्च किया गया है 1 जून से 30 जून तक चलेगा। खेत बचाओ अभियान में करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे आपके खेत की फर्टिलिटी हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, ठीक, सॉइल की जो है कि क्रॉप रोटेशन, इन सब पे बात है। तो खेत बचाओ अभियान जो है कि कहाँ पे आया है, खरीफ कैंपेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन में आया है। नास्क कॉम्प्लेक्स ने इसको परफॉर्म किया है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है आपका कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी फॉर दी 14 खरीफ क्रॉप्स फॉर दी 26-27। ठीक, यहाँ पे जानते हैं एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये क्यों दिया जाता है, ये फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए दिया गया था इन दी टाइम ऑफ, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन बाय दी एम स्वामीनाथन जी जो है कि पूरा डिजाइन करके जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, इंडिया की क्रॉप यील्ड को बूस्ट करना, और जो है कि अपने इंडिया में दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 60-70s में बहुत ही ज़्यादा हंगर रेट बढ़ गया था। ठीक, यहाँ पे जो है कि हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, इंडस्ट्री तो हमारे पास थी नहीं, इंडस्ट्रीज तो काफ़ी ठप हो गई थी। मीन्स जानते हैं इसका, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा ने हमारी जितनी भी इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया था। हम पूरे क्या हो गए थे, हमारी एग्रीकल्चर जो है कि एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। इसीलिए बोला जाता है एग्रीकल्चर इज दी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। दैट्स वाई एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है। तो यहाँ पे 1970 60s में, 70s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कि स्टार्ट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फार्मर्स को अनकरेज करने के लिए एमएसपी दी जाने लगी यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के लिए। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। तो एमएसपी देता कौन है, ये याद रखना है हमें। एमएसपी जो है कि कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स इसको डिसाइड करता है। ठीक, डिसाइड करता है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगी, पर डिसाइड करने वाली कमेटी है कैबिनेट ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि 14 क्रॉप्स पे एमएसपी को लॉन्च करती है। और मैं यहाँ पे आइए थोड़ा सा इसके एमएसपी के बारे में, यहाँ ये देखिए टेबल लगा है, इससे जो है कि आप याद करेंगे। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, प्राइस गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फार्मर प्रोड्यूस। मीन्स यहाँ पे अगर आपका मार्केट में जो है कि बिक नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट जो है कि फॉर श्योर जो है कि इसको बाय करेगी। ठीक, यहाँ पे जैसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कोई
व्हीट लगा रहा है, कोई पैडी लगा रहा है, कोई सीसम लगा रहा है, तो उतना जो है कि पर्टिकुलर एक स्टॉक देगी जिसे टोकन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट उठाती है, तो ये याद रखिएगा। गवर्नमेंट सेट करती है कब? आपका जो है कि बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन पे सीपी के एडवाइस पे। ये जो है कि हमारा कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, इस पे जो है कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, तब यहाँ पे एमएसपी सेट कर दी जाती है। ये जो है कि 23 क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर की जाती है, बट 25 क्रॉप माने जाते हैं, पर अभी जो है कि 17 क्रॉप है। ठीक, 17 जो है कि क्या है, खरीफ क्रॉप है, 6 आपकी रबी क्रॉप है, तो टोटल 23 क्रॉप होगी। तो याद रखना, ऊपर जो है कि खरीफ क्रॉप की बात है, तो वहाँ पे खाली 17 में से हमारी 17 ही क्रॉप्स की बात है, तो वो 17 क्रॉप्स क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन सी इट कि सीरियल्स है, ऑयल सीड्स है, कॉमर्शियल क्रॉप है और पल्सेज है। इतना याद रखना है आपको। सीरियल्स कौन कौन से? सीरियल का मतलब जो मोटे दाने वाले होते हैं, जैसे पैडी हो गया, राइस मतलब वीट, बाजरा, मेज, ज्वार, रागी, बार्ली, इन सब पे हमारी क्या होती हैं, खरीफ और एमएसपी डिसाइड होती हैं सीरियल्स पे। पल्सेस क्या है आपका? चना, उड़द, मूंग, अरहर, इन सब पे होती हैं। ऑयल सीड्स में देखें तो रैप सीड, ग्राउंड सीड, इन सब पे होती है। और कमर्शियल देखें तो कॉटन, शुगर केन, कोपरा और जो इसको जो है कि कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर देख लेंगे। सीएपीसी, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो है कि अपनी रिकमेंडेशन देती है सीएसी जो है कि हेड करते हैं हमारे पीएम, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है। फिर जो है कि सेट कर देती है सीसीईए सीसीईए जो है कि एमएसपी सेट कर देगी। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। ये जो है कि छोटा सा प्रोसेस है। ये क्रॉप्स याद रखना है, पूछे जा सकते हैं कि कौन से टोटल, देखिए क्या है, 25 के लिए मानी जाती है। अभी ये 2 क्रॉप आप जो है कि एडिशनली बता दूंगा, पर यहाँ पे 23 क्रॉप्स याद रखना है। ठीक, 23 क्रॉप्स ये मेन क्रॉप है जिन पे एमएसपी जो है कि दी जाती है। और इसमें फैक्टर्स लिए जाते हैं। आपको देखिए एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ फैक्टर होते हैं जैसे A2 एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट का मतलब होता है ये कॉस्ट कवर करता है आपके सीड, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, फ्यूल। मतलब आपको देखिए ट्रैक्टर चलाने के लिए फ्यूल लग रहा है, कितने फर्टिलाइजर लग रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, क्या लेबर है, क्या सीड्स की कॉस्ट है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। और इसमें जो है कि एफएल जोड़ दें, A2 में एफएल जोड़ दें तो फैमिली लेबर, मतलब ये A2 कंपोनेंट, और जो है कि आपके फैमिली जो लेबर काम करते हैं वो अनपेड लेबर होते हैं। इसी को जो है कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हम लोग जो है कि इकोनॉमी में जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसमें ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे इसको भी कंसीडर किया जाता है। फिर जो है कि आपका C2 क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट में A2 प्लस एफएल, मतलब ये सारे कंपोनेंट आ गए। अब इसमें जो है कि सीड, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फैमिली लेबर, और उसके साथ रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड और इंटरेस्ट ऑन द फिक्स कैपिटल और रेंटेड फॉर द लीज लैंड, ये जो है कि रेंट जोड़ दिए जाते हैं। इन सबको कंसीडर करके फिर हमारा जो है कि देखा जाता है कि क्या चीजें रहेंगी। और फार्मर को जो है कि एमएसपी जो है कि फार्मर डिमांड्स एमएसपी एट दी 1.5 कॉस्ट ऑफ दी C2 कॉस्ट। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट एमएसपी है 1.5 ऑफ दी A2 प्लस एफएल कॉस्ट। ये जो है कि ब्रीफली याद रखिएगा। C2 सबसे ज्यादा हो जाता है, A2 ये सबसे कम होगा। तो इस पे जो है कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और यहाँ पे दो चीजें, जैसे हमारे नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर लेड बाई MS नामथन स्वामी जी, जो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी माने जाते हैं, इन्होंने कहा था, रिकमेंड किया था C2 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग हमारा एमएसपी। ये जो C2 मेथड है किसने दिया था? एम स्वामीनाथन जी ने दिया था। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर एमएसपी और एफआरपी जो है कि डिफरेंस क्या होना है, तो ये बस देख लीजिएगा कि एफआरपी जैसे शुगर केन इन सब पे हो गया, शुगर मिल्स हो गया, इन पे जो है कि फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। यहाँ पे जो है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यहाँ फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस है, जो गवर्नमेंट को उचित लगेगा, उचित दाम पे जो है कि वहाँ पे दिया जाएगा। ये स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए होता है। ये सब यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। ठीक, तो लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी चीज़ इस टेबल से आपको शायद अच्छी रिवाइज हुई होंगी। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे जो कि डाटा जो है, इसमें आपको डाटा बस देखना है कि एमएसपी क्या होता है, कि फार्मर जो है कि दिए जाते हैं डाटा वाटा। यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट एमएसपी जो है कि इनक्रीज इसमें दिया मिला है सनफ्लावर सीड में, कॉटन में, नाइजर सीड में, सीसम में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट किस में मिला है? सनफ्लावर सीड में। नॉट फैक्ट जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए सारी जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में दिया हुआ है, किस किस क्रॉप की कितनी एमएसपी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक, यहाँ पे फिर आ जाएंगे हमारे सीसम। लिस्टेड क्रॉप में सीसम जो है कि सबसे हाईएस्ट है, तो ये याद रखेंगे। सीसम हैज द हाईएस्ट एमएसपी एट द 10,346 पर क्विंटल। ठीक, यहाँ पे जो है कि पर क्विंटल के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे जो है कि कमेंट सेक्शन बताइए पर क्विंटल कितना केजी होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या जानते हैं कि नहीं आप, क्या ये 100 केजी होता है कि ये 1000 केजी होता है। ठीक, बहुत सिंपल सा है। देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट करके बताते हैं कि क्विंटल कितने किलो का होता है। देन यहाँ पे क्या है, यूनियन बजट ने जो है कि 1.5 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा था। एमएसपी की जो है कि एटलीस्ट 1.5 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 18-19 के बजट से ये फॉलो होते हुए आ रहा है। हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन जो है कि मूंग में दिखा है, बाजरा और मेज में, इतना याद रखेंगे। फिर जो है कि देखिए यहाँ पे थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है आपके किसका, प्रोडक्शन ऑफ द
एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर 25-26, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस। यहाँ पे देख लेंगे कि ये कौन निकलता है। मेजर जो है कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे आती हैं। और यहाँ पे हाईएस्ट जो है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में अब तक, जो है कि क्या रिकॉर्ड किया गया कि हाईएस्ट फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया गया है। बस इतना याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर निकालती है हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर का। राइस में जो है कि सबसे ज्यादा एस्टिमेशन देखा गया है। वीट का प्रोडक्शन देखे तो बस सबको याद रखना है कि क्या इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पे 154 हुआ है 150 से। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको 2.7 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिला है। तो सब जगह जो है कि ये याद रखिए कि राइस में इंक्रीज हुआ है, वीट में इंक्रीज हुआ है। पल्सेज जो है कि हमारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, इसमें भी आपको थोड़ा जंप देखने को मिलेगा। थर्ड एस्टिमेट ने बताया कि ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है कि हमारी इतने टन है। ठीक, ग्राउंड नट क्या है, हाइयर है। सोयाबीन क्या है, हाइयर है। तो ओवरऑल जो है कि इस लाइन को याद रखिए कि हाईएस्ट एवर जो है कि फूड प्रोडक्शन हुआ है। तो ये हमें ब्रीफली याद रखना है। तो सब में हमें जो है कि मेजरली जंप देखने को मिला है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, टोटल पल्सेज हो गए, सीड्स हो गए, शुगर केन हो गए, कॉटन, जूट। तो ये सब जो है कि इन सब में ही आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और इनका क्या है, ये टेबल मैंने देखिए हैशटैग क्यों मार्क कर रखा है। आपको राइस में टॉप कौन किया है, उत्तर प्रदेश किया है। वीट में कौन टॉप किया है, उत्तर प्रदेश किया है। मेज और कॉर्न में कौन किया है, मध्य प्रदेश किया है। ये याद रहना चाहिए। टोटल पल्सेज में मध्य प्रदेश है। ऑयल सीड में राजस्थान है। शुगर केन में उत्तर प्रदेश है। कॉटन में महाराष्ट्र है। जूट में वेस्ट बंगाल है। और ये जो क्रॉप्स है, एक देखिए आपका होमवर्क है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इट इज योर होमवर्क। ठीक, क्या है आपका होमवर्क है कि राइट अबाउट दीज क्रॉप्स। राइट अबाउट दीज क्रॉप्स, क्या राइट करना है। ठीक, इनके बारे में बेसिक्स जो है कि आपको पता रहना चाहिए कि राइस का सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है। राइस का क्या सोइंग हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है। विच क्रॉप है, ठीक, कौन सी क्रॉप है। ठीक, अभी रिसेंटली जो है कि रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ ऐसे कोई जीआई टैग मिला है कि नहीं। फिर इसकी सोइंग कंडीशन क्या है। सोइंग कंडीशन मतलब क्या इसको सॉइल चाहिए, क्या क्लाइमेट चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए। ठीक, इतना काम जो है कि हर क्रॉप के लिए आपको होमवर्क में करना है, ताकि आपको इससे क्वेश्चन आएंगे तो मैनेज हो जाएंगे आपके। और ये चीज़ आपको जो है कि करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आप जो है कि अगर कम से कम 20 बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये सारे क्रॉप्स का जो है कि आप डाटा जो है कि हम लोग को पढ़ा दीजिए, तो मैं इस पे वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये जो है कि आपको ये ब्रीफ याद रखना है। फिर फाइनल एस्टिमेट्स है, यू कैन सी इट्स, जो है कि हाईएस्ट रिकॉर्ड राइस वीट ने बनाए हैं। तो ये सब देख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स आई है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, इसमें जो है कि एनिमल हस्बेंड्री जानते हैं, जो भी हम, जैसे हम कोई भी कैटल रियरिंग कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आपके कैटल्स में आते हैं, जैसे मिल्क है। मिल्क रियरिंग के लिए हम जो है कि काउस बेफेलोस को जो है कि पेटिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि आपका जो है कि जितना भी पशुपालन है, ये सब हमारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स में आता है। और इसमें जो है कि आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे जो है कि कौन रिलीज करता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ दी फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड दी पंचायती राज ने इसको रिलीज किया है। इसमें देखिए ऐसा कोई डाटा नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इंडिया ने पहला फर्स्ट ग्लोबल है मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया क्या है, फर्स्ट है ग्लोबल प्रोडक्शन इन दी मिल्क। देन जो है कि आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है कि बढ़ गई है। ठीक, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पहले 319 ग्राम पर जो है कि डे था, अब जो है कि 485 ग्राम पर डे हो गया है। ठीक, कितना इंक्रीज हुआ है, 3.58% इंक्रीज हुआ है। इंडिया फर्स्ट हो गया है ग्लोबल प्रोडक्शन इन दी मिल्क में। एग प्रोडक्शन में कितना है, सेकंड है, इसका भी जो है कि इंक्रीज हुआ है हमारा पर कैपिटा। मीट प्रोडक्शन में ग्लोबली फोर्थ है, जो कि आपको 2.4% इंक्रीज होते देखने को मिलेगा। हमारा वूल प्रोडक्शन में इंडिया का एस्टिमेशन इतना है, जो कि इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, अब ये स्टेट्स आप याद रख लीजिएगा। मिल्क में सबसे आगे कौन है, उत्तर प्रदेश है। देन फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। एग्स में देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। मीट में देखें तो वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश। ठीक, और यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र। वूल में देखें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हमारा हिमाचल प्रदेश। वूल में क्या है, उत्तर प्रदेश की कोई रैंकिंग नहीं है, ये ब्रीफली याद रखना। एग्स में आपको उत्तर प्रदेश कहीं नहीं दिख रहा है, ये याद रखना है। बस मिल्क और मीट में जो है कि उत्तर प्रदेश दिख रहा है। मिल्क में फर्स्ट पे है और जो है कि मीट में सेकंड पे है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। विद दिस यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है कि देखते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से चीज़ें क्या है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए पहला जो है कि आपका है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जो है कि 10 साल कंप्लीट किया है। स्टार्टअप इंडिया का मतलब है जो भी जितने भी हमारे यूथ हैं, यूथ स्किल्स को डेवलप करना, इंटरप्रेन्योरशिप देना, इसका काम है। टू मेक द नेशन जॉब क्रिएट्स, और जो ही यहाँ पे जो है कि जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। और इसके चलते ही यहाँ इंडिया हमारा क्या हुआ है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, इंडिया जो है कि क्या वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है। देखेंगे तो 2014 में 500 स्टार्टअप थे, अभी जो है कि 2 लाख स्टार्टअप हो चुके हैं, जिसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखा गया। यूनिकॉर्न्स देखे तो 4 से 125 यूनिकॉर्न हो गए हैं। और इस सेल्फ 2025 में ही 44,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं।
और ये याद रखेंगे ये किसके अंडर आता है, ये सब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड दी इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया, उसने जो है कि ये सब डाटा हमें बताया है। ठीक, जो हमें एक अवार्ड भी देता है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, जो कि इसका 5th एडिशन आया है। तो यहाँ पे देख लेंगे 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। अब इसमें कैटेगरीज होती जाते हैं, बेस्ट परफॉर्मर होगा, ठीक है, आप देखेंगे बेस्ट परफॉर्मर, देन यहाँ पे टॉप परफॉर्मर, और एक होगा आपका कैटेगरी है मतलब लीडर कैटेगरी। ठीक, लीडर कैटेगरी, तो इसमें याद कर लेंगे गुजरात जो है कि ये थोड़ा जो है कि डाटा याद रहना चाहिए। गुजरात जो है कि बेस्ट परफॉर्मर है कैटेगरी ए में, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है कि बेस्ट परफॉर्मर है कैटेगरी बी में, कर्नाटक ये सब जो है कि तमिलनाडु टॉप परफॉर्मर है कैटेगरी ए में, फिर यहाँ पे टॉप परफॉर्मर में देखेंगे तो हिमाचल कैटेगरी बी में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये सब जो है कि लीडर्स हैं। ठीक, यहाँ पे लीडर्स की कैटेगरी दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा जो है कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ब्रीफली क्या है होमवर्क में याद करनी पड़ेगी कि ये सब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, और ये इससे एक आध क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से याद करना है guys। देखिए मैं कभी भी जो है कि ये चीज़ कहूँगा, कुछ चीज़ें होती हैं हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे करनी होती है। देखिए छोड़ना कुछ नहीं है, बट आप इतना करके जाइए कि ये चीज़ें जो है कि आपको रिटेन रहे, क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट कर सके कि यहाँ पे क्या है। बाकी ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सब जो है कि फ्री मार्क्स होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, रैंक मेकर्स होते हैं, आपको जो है कि लिस्ट में इन और आउट करने का काम करते हैं। तो ये सब जो है कि थोड़ा रट्टाफिकेशन कर लेना चाहिए। देन यहाँ पे आया कि आपका नेक्स्ट आया है, देखिए सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई गई है। सेमीकंडक्टर मिशन है इंडिया का, जो कि सेमीकंडक्टर मिशन का सेकंड फेज आ गया है 2.0, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक, यहाँ पे बस ये 2 यूनिट याद रखिएगा कि आपकी धुलेरा गुजरात में लगी है, सूरत गुजरात में, और बजट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सब मेंशन है। तो याद रखिएगा धुलेरा गुजरात में क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड लगी है, सूरत में जो है कि आपकी सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड लगी है। ठीक, ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, इसमें जो कि ऐसा कुछ और याद रखना नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 2 न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कि नोटिफाई किया है। ये कहाँ पे है, इनकी लोकेशन है, एक कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, जहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटीज जो है कि इकोनॉमिकली प्रोसीड की जाए। इसके लिए देखिए मैंने टेबल लगाया है। ठीक, इस टेबल में बहुत सारे जोन्स हैं, पर आप जो है कि देखिए आपने सुना होगा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना होगा, और दूसरा जोन सुना होगा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, इनका जो है कि क्या है रोल होता है, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया से कितने जो है कि नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव जोन है, कितना इकोनॉमिक है, कितना जो है टेरिटोरियल कोस्ट में आता है, ये थोड़ा ब्रीफली याद रखेंगे। ये जो है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसमें जो है कि रिसोर्सेज आप फिश, ऑयल, नेचुरल रिसोर्स, मिनरल, ऑफशोर विंड, टाइडल और वेव एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो है कि टेरिटरी में। यहाँ पे सॉवरेनिटी नहीं होती है, नॉट अ सॉवरेन टेरिटरी, कोस्टल स्टेट हैज द सॉवरेन राइट ओवर द रिसोर्सेज, नॉट फुल्ली सॉवरेन। तो याद रखिए कोस्टल स्टेट के पास जो है कि सॉवरेन राइट होते हैं रिसोर्सेज के, पूरा जो है कि उसको टेरिटरी को कंट्रोल नहीं करता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक है। इंडिया के पास जो है कि अप्रोक्सीमेटली इतना जो है कि एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। ये अंडर आता है आपके अनक्लॉज सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड द सीज, जो 1982 का है। इसके अंदर जो है कि ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पे बस ये अम्ब्रेला टर्म याद रखना, अम्ब्रेला लॉ, इसके फिर काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी आपको जैसे देखें तो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। ये किस एक्ट के अंदर आता है, ये इफेक्टिव हुआ था फर्स्ट हमारा जो है कि बना था, कौन सा हमारा जो है कि ईपीजेड जो बना था, वो कांदाल एक्सक्लूसिव जो है कि हमारा पोर्ट जोन बना था। इसको फिर जो है कि हमारा इकोनॉमिक जोन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सपोर्ट, एफडीआई, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये जो है कि ओनली फॉर द कस्टम एंड द ट्रेड ऑपरेशन, नॉट द सॉवरेन कंट्री की तरह यूज किया जाता है। कौन करती है इसको मैनेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, किसके अंडर, कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम के अंदर होता है। यहाँ पे हमारी एक पॉलिसी भी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसका देखें तो सागरमाला प्रोजेक्ट से इसको लिंक किया जाता है। बाकी बस ये सब जो है कि आपको जोन मैंने देखिए लगा दिए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखें तो आपका जो कि नोएडा जोन दिखा है, कांधाला जोन दिखा है। तो अब नोएडा तो देखिए कोई टेरिटरी में नहीं है, पर इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है टेरिटरी से, मतलब आपको जो कि ट्रेड बूस्ट करने के लिए। कांधाल जो है कि पोर्ट है, तो कुछ कोस्टल भी होते हैं, कुछ लैंड भी होते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बूस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अब जैसे फ्री ट्रेड वेयरिंग हाउस है, ये नवी मुंबई में है, ये ट्रेडिंग स्टोरेज और री एक्सपोर्ट के लिए है। ठीक, यहाँ पे आपका कांदाल जो है कि ईपीजेड से जो है कि हमारा जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट के लिए। तो ये सब थोड़ा सा टेबल है जो कि आपके जो है कि ब्रीफली इसी में देखिए, इन्हीं सब में आपका जो है कि फूड पार्क, टेक पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क इन्हीं के अंडर आता है। ठीक, तो ये ब्रीफली याद रखना है आपको। देन मूव करते हैं अपने वापस न्यूज़ पे। तो यहाँ पे आपके 2 इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। कहाँ पे, पुडुचेरी में, दोनों ही आपका जो कि यहाँ पे विलेज का नाम है थातानचुरी, देखिए क्या थातानचुवडी, और जो है कि
कारासुर विलेज। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, इसमें एज सच कुछ नहीं है गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। देन मूव करते हैं आगे। आपको जो है कि आगे एक न्यूज़ है हमारी नेक्स्ट, कि इंडिया का पहला चीप फैब्रिकेशन प्लांट लगाया गया है धुलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक, याद रख लेंगे। अब यहाँ पे इंडिया का पहला क्या है, चीप फैब्रिकेशन प्लांट है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कॉमर्शियल हब है हमारा किसका, चिप। चिप जो है कि चिप मैंने कह दिया, चिप जो होती है मीन्स मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी ये सेमी कंडक्टर मिशन के अंडर है। यहाँ देख लेंगे आफ्टर जो है कि रेगुलेटरी ईजिंग करने के लिए यहाँ पे आपको ये स्टेट्स याद रखने हैं, सनत गुजरात, सनत गुजरात, सनत गुजरात, धुलेरा गुजरात और धारवाड़ कर्नाटक। यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को फ्लरिश किया जा रहा है, जिसमें नोटिफिकेशन डेट है, एरिया क्या है, प्रपोज, ये सब क्या है देख लेंगे। बस ये लोकेशंस याद रखिएगा, ये कंपनी के नाम तो बहुत ही मुश्किल पूछिए, अगर पूछ दे कि इन सब लोकेशन पे अगर आ रहा है क्वेश्चन, अगर फ्रेम होगा तो किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि फॉलोइंग जो है कि अब में कहाँ कहाँ जो है कि आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देखी जा सकती है। तो यहाँ सनद है, धारवाड़ है, बस याद रखना है, और धुलेरा है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। देन एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल ट्रेंड रिपोर्ट है, कौन निकालती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। इन्होंने बस क्या निकाला कि यहाँ पे हमारा जो है कि शेयर ऑफ वर्किंग जो है कि डिक्लाइन हो गया 3.1% से। ठीक, और इसमें जो मैंने मार्क कर रखे हैं वही देखने हैं कि यहाँ पे ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है रेट 2025 का कितना है, 12.4% है, विच इट सेल्फ इज द कंसर्न। लो इनकम कंट्रीज में नियरली देखे तो 68% ऑफ वर्कर जो है कि एक्सट्रीमली क्या, एक्सट्रीम और मॉडरेट पॉवर्टी में रह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है कि बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट नहीं, यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट निकल के आई है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है 3% है, ये डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, और पूछे कि लास्ट डिकेड में 15 से 25 तक जो शेयर ऑफ वर्किंग लिविंग है एक्सट्रीम पॉवर्टी में, वो 3% से डिक्लाइन हुआ है। ये ब्रीफली याद रखना है, मतलब 100 में से 3 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल के आए हैं, 3% का तो यही मतलब हुआ। तो बहुत ही छोटा डाटा है, बट इटसेल्फ जो है कि इसको यूज किया जा सकता है। देन इसमें जो है कि ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे बस याद रख सकते हैं इंडिया जो है कि प्रोजेक्ट रहा है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक कौन सा होता है, यहाँ पे हमारा जो इतना भी एशिया और इधर जो है कि इंडियन ओशियन में फिलीपींस फिलीपींस है, लेट मी ड्रॉ इट, ये जो है इंडोनेशिया चाइना वाइना ये सब, इसमें जो है कि एशिया पैसिफिक रीजन में हमारा प्यारा भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, और जो है कि सस्टेन किया है हाई जीडीपी ग्रोथ रेट इन दी साउदर्न एशिया। साउथ एशिया कौन से होते हैं, साउदर्न एशिया में इंडिया, पाक, अफगान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे क्या आते हैं, और श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया की कंट्रीज आती हैं। मैपिंग सेशन में से मैंने आपको कराया हुआ है। ये साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी रहा है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। और इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है। अपने एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट कौन निकालता है, याद रखना है, आईएलओ निकालती है। इसने बताया एक्सट्रीम पॉवर्टी में से 3% लोग जो है कि आपके बाहर आए हैं, 68% अभी भी जो है कि एक्सट्रीम और मॉडरेट पॉवर्टी में रह रहे हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है कि 12.4% है। इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट रहा है एशिया पैसिफिक में, इसमें हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, और हाईएस्ट जीडीपी रही है साउदर्न एशिया में। देन जो है कि रैपिड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये जो है कि वर्ल्ड बैंक निकालता है कि ग्रोथ हिंदी क्या है, हमारा एक्सपोर्ट में है। इसको ब्रीफली देख लेंगे क्या है। वर्ल्ड बैंक ने हमारे निकाला है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट रेट जो है कि 2.5% से क्या हुआ, ग्रो किया है। इंडिया का देखें तो सर जो है 7.1% 2024 के हिसाब से। टोटल शेयर देख सकते हैं, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन दी जीडीपी 19% था 2015 में, जो कि 21% हो गया 2024 में। तो ये ब्रीफली याद रखना, ये सब हाईलाइट डाटा है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट गाइस, यू कैन स्किप इट। देन यहाँ पे जो है कि आपका आएगा टॉप ग्रेन एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन, जो है कि हमारा जो है कि हम कहाँ पे टॉपली जो है कि हमारे कौन से जहाँ पे ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नेपाल है, श्रीलंका है, यूएई है, बांग्लादेश, भूटान, ये याद रखना, ये हमारे टॉप क्या है, ग्रेन एक्सपोर्टर है। और यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है क्या, कि इंडिया ने ओवरटुक किया है श्रीलंका को टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। ये याद रखना, 2024 का डाटा सबसे लेटेस्ट है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट पे जो है कि चाइना है, ठीक, और सेकंड पे क्या है, यहाँ पे टी एक्सपोर्टर है, ओवरऑल टी एक्सपोर्टर क्या है, ओवरऑल टी एक्सपोर्टर सारी टी की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको इंडिया जो है कि सेकंड नंबर पर दी जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं, अगर ब्लैक टी की बात कर दे तो ब्लैक टी जो है कि पहला चाइना है, सेकंड जो है कि आई थिंक केनिया है, सेकंड केनिया है। इसको ब्लैक टी में आप देखेंगे सेकंड केनिया है और थर्ड पे इंडिया है। और ओवरऑल बात है क्या, यहाँ क्या है, ओवरटुक, यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है। ये ओवरऑल की बात है, ठीक, पूरे जो है कि वर्ल्ड में ओवरऑल जितनी भी वराइटीज ऑफ टी है उसमें हम लोग सेकंड नंबर पे आ गए हैं, फर्स्ट पे चाइना है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन क्या है यहाँ पे आपका इंडिया प्रोग्रेस इन दी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसको देख लेना है। यहाँ पे टॉप 5 डेस्टिनेशन है कि हम किससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो यूएस कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, नीदरलैंड में कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में, इटली में कर रहे हैं,
और यहाँ पे हमारा फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भी जो है कि आपका काफ़ी हो गया, और इंडिया अब इमर्ज हो गया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है बाय द डाउनलोड्स, जो कि यहाँ पे हमारे पास इतने इंटरनेट मिलियन यूज़र्स है, सबसे ज़्यादा वाइड बेस है। और यहीं पे इंडिया में देखिए, आपका इंडिया में ही डाटा रेट बहुत सस्ते हैं। मीन्स यहाँ पे जो आप मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज है, ये काफ़ी सस्ता है। दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी बूस्टिंग देखने को मिली है हमारी गेमिंग सेक्टर, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना। इसीलिए देखिए, मैंने आपको जो है कि जो हमारा जो कि पिछले क्वालिटी वाले सेशन में मीन्स नेशनल अफेयर में ई स्पोर्ट्स की पॉलिसी मीन जो है कि ई स्पोर्ट्स में ई ऑनलाइन गेमिंग जो है कि बिल लाया गया था, वो थोड़ा माइंड से स्किप हो रहा है। तो आपने वहाँ पे ये पढ़ा था, क्योंकि इन सबको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ चाहिए। जैसे आपकी जो कि कोई भी चीज़ फ्लरिश करे, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट चाहिए, तो इसीलिए हमने जो कि ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स एक्ट लाया था। इसके अंडर इन सबको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखना है। अभी तक 2 मिनट में सम अप करूँ, तो इस वाली न्यूज़ में इंडिया प्रोग्रेस इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये हमें पॉइंट याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, यूएई और इटली ने यहाँ पे 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इंडिया जो है कि इमर्ज हुआ है सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर में, और जो है कि लार्जेस्ट जो है कि गेमिंग मार्केट बन गया है, जहाँ पे इंटरनेट यूजर्स देखे तो 950 मिलियन यूजर्स हैं। फिर यहाँ पे मैंने बताया आपको जो है कि क्या रैपिड ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक जो है कि इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक में ये सब याद रख लेंगे, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट्स का है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। तो एक्सपोर्ट में हमारा कितना क्या शेयर रहा है। फिर यहाँ पे किससे ज़्यादा ग्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट किससे ज़्यादा कर रहे हैं, ये कंट्रीज याद रख लेनी है, ये वर्ड की है। बाकी नॉन पेट्रोलियम ये सब जो कि एक बार जो कि देख लेना, इतना ज़्यादा डाटा याद रहेगा नहीं। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड रिपोर्ट है, आईएलओ निकालता है 3% लोग जो है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जिसमें से अभी भी 68% जो है कि 100 में से 68 लोग अपना एक्सट्रीम और मॉडरेट पॉवर्टी में लिव कर रहे हैं। यूथ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट 12.4% है। इंडिया जो है कि हमारा एशिया पैसिफिक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। साउदर्न एशिया में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। यहाँ पे फर्स्ट चीप फैब्रिकेशन प्लांट धुलेरा में लगाया गया है। उसके साथ साथ ये एंटिटीज याद रखेंगे जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। फिर ये कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये सब जो है कि बारे बात की। फिर यहाँ पे जो है कि एसईजेड में बस आपको बता दिया, ये सब याद रखना है। ठीक, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में धुलेरा और सूरत गुजरात याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल हो गए हैं। ठीक, इसके बारे में नोट्स नीचे लगे हैं, मैं वो आपको दे दूंगा, प्रोवाइडेड है, तो वो आप ब्रीफली देख लेंगे। एंड यहाँ पे जो है कि बाकी एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर में एमएसपी वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको जो है कि आप रिवाइज कर लेंगे। विद दिस नोट आगे बढ़ते हैं गाइस। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट मी सी इट। हमारा जो है कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल, आई थिंक नो इंटरनेशनली हमें ये अच्छा इंडेक्सेस होंगे आई थिंक। यस, हमें जो है कि अब इंडेक्सेस पढ़ने हैं, तो लेट्स ब्रीफली जो है कि इसको ही पढ़ लेते हैं। देखिए अभी इंडेक्सेस वाले में हमने काफ़ी चीज़ें पहले से भी कवर कर रखी है, जो हमारे नेशनल ग्लोबल इंडेक्स है। जैसे हमने इंटरनेशनल वाला सेशन पढ़ा था, और जो है कि नेशनल वाला सेशन पढ़े थे, तो वहाँ पे कुछ इंडेक्स पढ़ लिए हैं, और बाकी ऊपर भी थोड़ी बहुत इंडेक्स की बात होगी। तो आइए इसको ब्रीफली कवर किया जाए। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखिए पहला जो है कि है नेशनल एंड ग्लोबल इंडेक्सेस में, यहाँ पे आपको जो है कि पहला वर्ड WEF का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला है। ठीक, अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारी क्या इंडेक्स, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें हमें क्या रखना है, बस इतना याद रखना है, 2026 का इन्होंने रिलीज किया है इन दी कोलैबोरेशन विद दी एसेंचर। ये जो है कि एसेंचर एक प्राइवेट जो है कि क्या है कंपनी है, इसके कोलैबोरेशन में ये इंडेक्स निकाला गया है। यहाँ पे टॉप कंट्रीज देख लीजिए, ये कौन सी है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, इन सब ने टॉप किया है। ये सब देखिए मैंने बात आपको जो कि प्रीवियसली भी बताई है, जितनी ये भी हमारे यूरोप की छोटी कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जो कि हर इंडेक्स में टॉप करते हुए देखने को मिल जाती हैं। इंडिया की रैंक हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, 70 है, स्कोर ऑफ द 54.9 स्कोर है। इंडिया की रैंक कितनी है, 70वीं इंडिया की रैंक है, जो कि क्लाइम की है 2 प्लेसेस पे। प्रीवियसली जो है कि 2000 जो है कि कितना 25 वाला आएगा, उसमें 72 पे थे, यहाँ से 72 से 70 पे आ गए हैं, ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसके साथ साथ देखिए तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकालता है। जैसे आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये भी यही निकालता है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हो गया, ये निकालता है। फिर आपका एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये भी जो है कि यही निकालता है। जैसे यहाँ पे जो है कि हमारी जो है कि रैंकिंग जो है कि बढ़ाई बताई है। ठीक, और जो है कि आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है, ये भी जो है कि निकाला जाता है। फ्यूचर जो है कि फ्यूचर ऑफ द जॉब इंडेक्स है, ये सब जो है कि हमारे कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो इसके बारे में ब्रीफली आपको पता रहना चाहिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ इंडेक्स के लिए आपको जो है कि क्लासेस लूंगा, जब ये सारा घटना चक्र वाला करंट अफेयर पढ़ा के, तो वहाँ पे आपको ये सब टेबल फॉर्मेट में थोड़ा प्रोवाइड करा दूंगा कि एक जगह आपको मिल जाइए। देन यहाँ क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट 24-25 के लिए आपको जो है कि देखने को मिलेगा न्यूज़। इसने क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको निकाला है क्या, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट
किस डिस्ट्रिक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या निकल के आई है, यहाँ पे देखिए आपका कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे उत्कर्ष कैटेगरी हो गया, उत्तम, उत्तम सेकंड, उत्तम थर्ड और प्रतिष्ठा। ये हमारे जो है कि इस इंडेक्स की हमारे क्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि स्कूल्स के निकाला जाता है, तो किसी ने ऐसा अचीव नहीं किया है। ये ब्रीफली याद रखेंगे। कौन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे देख लेंगे ब्रीफली किसी ने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया गया है। ठीक, यहाँ पे आप देख लेंगे ग्रेडिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स है उत्तम, जो है कि उत्कर्ष, उत्तम, उत्तम सेकंड में जो है कि आपका एक स्कूल है जिसका नाम यहाँ पे देख लेंगे। उत्तम सेकंड में जो है कि आपका नंबर एक स्कूल है 1 to 16। ठीक, ये जो है कि ब्रीफली याद कर सकते हैं कितने क्या स्कूल है, नहीं याद रखना, बस ये कैटेगरी याद रखनी है। उत्कर्ष होता है, उत्तम के 3 है, प्रतिष्ठा के 3 है और अंकुश सबसे लास्ट जो है कि स्कोर बैंड है वो 21 से 30% का है, जिसमें जो है कि आपके काफ़ी स्कूल है। ठीक, यहाँ पे आपके टॉप परफॉर्मर देखिए तो दीव का जो है कि स्कोर 489 जो कि रैंक हुआ है बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में। कोल्हापुर जो है कि महाराष्ट्र में जो है कि सेकंड नंबर पर रहा है 463 स्कोर के साथ। बरनाला इन पंजाब, मुक्तेश्वर इन पंजाब। ठीक, ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। इसमें जो है कि अपने उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे जो है कि ब्रीफली देखिए इसमें जो है कि आपको मैं बताऊँ तो सिंपल से याद रखना है, ये देखिए कैटेगरी याद रखिए जो भी हमें परफॉर्मेंस इंडेक्स की आती है, उत्कर्ष, उत्तम, प्रचेष्टा और अंकुश। और इसमें जो है कि 1 2 3 है, ये परसेंटेज बैंड याद रख लीजिए। और जो कि जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, क्योंकि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं स्कूल्स के डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए जाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन है। लो परफॉर्मिंग में देखें तो आपके लो परफॉर्मिंग में मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे स्कूल्स में पहुँचना ही बहुत ये इटसेल्फ चैलेंजिंग वर्क है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं गाइस, या यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आपकी स्टेट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, कौन निकालता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको रिलीज करता है। ठीक, ये हमारा याद रखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको रिलीज करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर कुछ बातें बताऊं मैं, यहाँ पे इसको जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं आप। क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारा आता है, ये स्टैब्लिश किया गया था आपका एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, इसके अंडर इसको जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, हमारा जो है कि इसको ब्रीफली याद रखेंगे इस एक्ट के अंदर। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1 मार्च 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो है कि आता है। और यही आपकी जो है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही स्टार रेटिंग्स देती है। ठीक, अदर जो है कि इसके बहुत सारे काम हैं। एक यहाँ पे प्रमोट करना है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, जो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में पैट स्कीम, जो परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, इसी की स्कीम है। ठीक, इको निवास संहिता इसकी स्कीम है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली जो है कि आपके मेंस के थोड़े पॉइंट है, तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बस हमें स्टेट एनर्जी इंडेक्स में यहाँ क्या याद रखना है, ये 6th एडिशन है। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। 6th एडिशन, यहाँ पे आपको फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट, ये जो है कि आपके कुछ अवार्ड होते हैं। फ्रंट रनर मतलब मोर देन 60% स्कोर क्या है, अचीवर 50 से 60% होता है, कंटेंडर 30% होता है, एस्पिरेंट जो है कि 30% होता है, मतलब बिलो देन 30% स्कोर करें। तो टॉप परफॉर्मर में कौन आया है, महाराष्ट्र आया है टॉप परफॉर्मिंग इन दी ग्रुप 1, आंध्र प्रदेश जो है कि ग्रुप 2 में टॉप परफॉर्मर है, असम में ग्रुप 3 में, त्रिपुरा जो है कि ग्रुप 4 में। तो ये जो है कि हमारे ग्रुपिंग के हिसाब से है, ये ब्रीफली याद रख लेंगे। देन यहाँ पे कुछ की हाईलाइट्स हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं गाइस, ये जो है कि याद रख सकते हैं आप। ये परफॉर्मर कौन है यू मस्ट रिमेंबर, और इससे की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है फ्रॉम बोरोवर्स टू द बिल्डर वुमेन एंड इंडिया इवॉल्विंग द क्रेडिट मार्केट। यहाँ पे जो है कि जितने भी हमारे जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है फ्रॉम बोरोवर्स टू द बिल्डर इंडिया वुमेन में क्रेडिट मार्केट में जो है कि इंप्रूव कर रही है। ठीक, इसके बारे में जो कि ये हमारा जो कि इंडेक्स है, नीति आयोग का इंडेक्स है, ब्रीफली पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो छोड़ देंगे। ये देखिए फिजिकल हेल्थ है, अपने जो है कि इंडिया की स्पेंडिंग जो है कि मनी की रेवेन्यू और स्पेंडिंग में क्या हेल्थ रहा है, उसके ने नीति आयोग ने इसमें निकाला है रिपोर्ट। तो कैटेगरी वाइज पोजीशन है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। और जो है कि यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन है कि बिहार में क्या हुआ, ड्यू टू दी हायर फिजिकल डेफिसिट। ठीक, परफॉर्मर स्टेट ड्यू टू दी हायर फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट में डाला गया। तमिलनाडु स्प्लिट बिकॉज ऑफ द राइजिंग फिजिकल प्रेशर। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू और उसमें जो कि बढ़ रहा होगा। तो ये दोनों इससे बिहार और तमिलनाडु की हमारी फाइंडिंग है। अचीवर में देखें तो उड़ीसा, गोवा, झारखंड है। फ्रंट रनर में गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब है आपके स्टेट। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ है, फ्रंट रनर स्टेट में आया है, तो यू मस्ट रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। बाकी ये इवेल्युएट करता है 5 पिलर पे कि आपकी क्वालिटी क्या है, मीन्स क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन कितना है, फिजिकल प्रूडेंस कितना है, डेप्ट कितना है और डेप्ट की सर्विसिबिलिटी कितनी है, ये सब पैरामीटर्स पे निकालता है ये। नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा अलग से निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पे
आपके जितने भी हैं 90-10 का शेयर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट फंडिंग भी देती है। फिर इनोवेशन इन्वायरमेंट है, ठीक, यहाँ पे देख लेंगे स्टार्टअप ब्लिंक ने निकाला है, ठीक, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे है, सेकंड पे सिंगापुर, फिफ्थ पे यूएई, ठीक, सऊदी अरेबिया जो है कि नाइन्थ पे है, सेकंड एंड सिक्स ग्लोबल इन दी टैक्सेशन है, ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड याद रखिए, हमें याद रखना है अपने इंडिया का कि इनोवेशन बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है कि 54th पोजीशन पे है 2026 में, एंड इट इज द फर्स्ट इन दी साउथ एशिया और 10th इन दी एशिया पैसिफिक रीजन। तो याद रखिए, हमने ऊपर जो है कि ऐसे ही पढ़ा था, इंडिया जो है कि किसमें फास्ट ग्रोइंग है, साउथ एशिया में, हाईएस्ट जो है कि अपना एशिया पैसिफिक में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है, और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक। और यहीं पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा क्या, 54th पोजीशन है हमारी बिजनेस इनोवेशन इंडेक्स में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, फर्स्ट है साउथ एशिया में, 10th है एशिया पैसिफिक में। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। स्टार्टअप ब्लिंक इसको रिलीज करता है, ठीक, यहाँ पे स्टार्टअप ब्लिंक रिलीज करता है, इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, एक्सपोर्ट का प्रिपेयर्ड इंडेक्स जो है कि नीति आयोग रिलीज कर रहा है, नीति आयोग ने रिलीज किया है, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे हमारा जो कि क्या है, 4th एडिशन है, इसमें आपको थोड़ा इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या इकोसिस्टम है क्या नहीं है। 4 पिलर में, जिसमें 13 सब पिलर्स है, इतना जो कि याद नहीं रखना है, बस आप याद रखिए लार्ज स्टेट टॉप 5 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे है इन दी एक्सपोर्ट कैटेगरी, तो लार्ज स्टेट में है, स्मॉल स्टेट में कैटेगरीज अलग होंगी। और उत्तर प्रदेश रैंक एट दी फोर्थ, ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश रैंक एट दी फोर्थ इन दी ईपीआई एक्सपोर्ट प्रिपेरेटिव इंडेक्स इन 2024 था, जो कि हाईलाइट करता है लैंडलॉक स्टेट होने के बाद भी, जैसे वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव हो गया, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हो गया, रोड कनेक्टिविटी, ड्राई पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, जो है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के मेजर्स, तो उत्तर प्रदेश को फोर्थ रखा गया ईपीआई में, ये जो है कि आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम है 2026 का, ये आया है, तो इसमें देखिए आपके 5 कैटेगरी होती हैं। ये कौन रिलीज करता है, बस ये जान लो, ये रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय द वॉशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक है, कौन सा, हेरिटेज फाउंडेशन। जैसे हमारा थिंक टैंक कौन है, इंडिया का थिंक टैंक है, इंडिया का थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग, तो वॉशिंगटन डीसी का जो है थिंक टैंक है दी हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन ने इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम 2026 निकाला है, जिसमें आपकी 5 कैटेगरी होती है, ठीक। यहाँ पे जो कि 5 कैटेगरीज बनाई जाती है, क्या, इकोनॉमिकली फ्री, मोस्टली फ्री, मॉड्यूलेटरी फ्री, मोस्टली अनफ्री, और जो है कि क्या, रिप्रेस्ड। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी है, इनका मतलब समझा देता हूँ। देखिए आपको जो है कि इकोनॉमिकली फ्री का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है इकोनॉमिकली फ्री, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इंडिविजुअल हैव द एब्सोल्यूट राइट ऑफ देयर प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द कोहेरेंस ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। मींस आप जो है कि कोई भी दुकान चलाना चाहे, शॉप चलाना चाहे, जिसमें आपको जो है कि प्राइवेट है, आपका प्राइवेट अफेयर है, तो स्टेट का जो है कि इंटरफेरेंस देखें तो इकोनॉमिक डिसीजन में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है कि इकोनॉमिकली फ्री करते हैं, तो ये देखिए इसमें कैटेगरी में स्कोर है 80 से अबव, मीन्स जो है कि 80 से अबव मतलब 100% अगर हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है कि आप बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब सरकार का कोई रोल नहीं है। बट सबसे टॉप स्कोर भी देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन है, टॉप स्कोर कितना है, 84, मतलब जो है कि अभी भी यहाँ पे सिंगापुर में भी काफ़ी इकोनॉमिकली फ्री है सिंगापुर, पर वहाँ पे स्टेट का एक कोहेरेंस मिलता है देखने को। बस हमें ये सब जो है कि आप याद नहीं रखना, ये मतलब आपको समझ जाएगा, इकोनॉमिकली फ्री मतलब सबसे ज़्यादा फ्री, फिर ये है, फिर ये कैटेगरी मोस्टली अनफ्री का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए इंडिया की कैटेगरी है, इंडिया ने 52 स्कोर किया है, 132वीं रैंक पे है। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल और इंस्टीट्यूशनल आपका मतलब फीलिंग्स को सीवियर कंट्रोल करती है, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स को, तभी आप देखने आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है कि अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिए गए, पर जो है कि प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 300A। तो इस तरह के फेयरेंस जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो है कि कैप लगा देती है जितने भी प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे जो है कि आपका वेलफेयरिज्म को जो कि प्रमोट किया जाता है। तो आई होप इसको समझ रहे होंगे, मोस्टली अनफ्री का मतलब होता है स्टेट थोड़ा बहुत जो है कि आपके प्राइवेट अफेयर्स में भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ये सब क्या है कि नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि 3.1 स्टेट जानते हैं यहाँ पे डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको अच्छे से पता है। फिर यहाँ पे आपका क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2025 का, ठीक। यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2025 का, कौन निकालता है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलकर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगा रखा है, इसमें देखिए कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, बस ये याद रखिएगा कौन रिलीज करता है, पहली बार कब पब्लिश हुआ था, क्या कवर करते हैं,
है ना। डायमेंशन यहाँ पे 3 लिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में, जिसमें 10 इंडिकेटर होते हैं। 12 इंडिकेटर कहाँ होते हैं? 12 इंडिकेटर हमारे नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो इंडिया का होता है उसमें 12 इंडिकेटर लिए जाते हैं इनके अंदर। ठीक, ये कट्स है, ये सब देख लेंगे। ये मैंने एक डाटा लगा रखा है यहाँ पे, देखिए नेशनल वाला भी लगा रखा है जिसमें 12 इंडिकेटर है। ठीक, और ये हमारा जो कि फोर्थ है, ये जो कि NFHS 6 भी आ चुका है अब तो ये ब्रीफली याद रख लेंगे। ये टेबल अपडेट भी करना है, तो इसलिए मैं जो कि इसमें से पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको जो कि दिखाने के लिए कि कंपैरेटिव एनालिसिस पे ये टेबल मैंने लगा रखा है जो कि नोट्स में आपको मिलेगा, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं उससे। वापस आते हैं यहाँ पे, जो है कि आपको देखने को क्या मिलेगा, बस ये याद रखिए किसने किसने क्या रिलीज किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि डिटेलिंग ऐसी है, लेट मी शो यू। अब देखिए यहाँ पे ये लंबे चौड़े फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि रीड आउट कर लेंगे। मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने इसको जो है कि स्किप किया। ये इसके बारे में है, इसमें कौन कौन सा डायमेंशन है, वेटेज जो है कि ये वेटेज वाला जो है कि पॉइंट याद रखना होता है, तो इसको जो है कि आप याद रख लीजिएगा टेबल से, एंड नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। फिर जो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये तो हमने किया था, 80 इंडेक्स आया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। इसमें इंडिया की रैंकिंग वैंकिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको जो है कि देख लेगा। 81 से हम 38 पे आ गए हैं। पोजीशन इन इनोवेशन 52, आउटपुट में जो है कि 32, ये सब जो है कि आप देख लेंगे, ये हम कर चुके हैं ऊपर, तो दैट्स वाई आप वहाँ से कर लेंगे। फिर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है, इसको निकालता कौन है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है। क्या? यूनिकॉर्न इंडेक्स ग्लोबल ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है कि इसको रिलीज करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे कौन कंट्री कितने यूनिकॉर्न है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस याद रख लो कि कौन रिलीज करता है, ये काफी है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 की, कौन निकालता है? आपका जो है कि यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालती है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड द पॉसिबिलिटी इन द टाइम ऑफ एआई। तो ये इसका जो है कि टाइटल है। यहाँ पे आइसलैंड ने टॉप किया है, सूडान जो है कि सबसे जो है कि हमारे लोवेस्ट है। ठीक, यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग हमें देखनी है। ठीक, हमारी इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 123। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 130 है। प्रीवियसली जो है कि शायद 133 थी, जैसे ये प्रीवियस लिखा होगा SDI रैंक। एक मिनट गाइस, 1 मिनट, आई थिंक यस यस सॉरी, यहाँ पे हमारी रैंक कितनी है मीन्स, यहाँ पे हमारा स्कोर ये है, रैंक 133 है। यहाँ पे जो है कि मेरे से गलती होगी, यहाँ पे आप वो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। यहाँ पे रैंक हमारी 130 है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? SDI रैंक जो है आपकी 133 है। तो इंडिया इंप्रूव किया है SDI रैंकिंग में फ्रॉम 133 टू, जो कि 2022 में थी, 130 जो है कि 2023 में आई है। तो ये स्कोर जो है कि इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, मैं सोचा ये इंडेक्स नंबर लिखा है, इधर रैंक लिखा है, तो दैट्स वाई कंफ्यूजन हो गया था। अभी ब्रीफली याद रखिएगा, हमारी रैंकिंग कितनी है? 130 है, जो सबसे लेटेस्ट आपकी जो है कि आई है। ये हमारी 130 रैंकिंग दर्शाता है, जिसमें आपके ये सब फैक्टर्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस जो है कि नेशनल इनकम कितना क्या इंक्रीज हुआ है, ये ब्रीफली याद रख सकते हैं। ठीक, ये जो कि हमें याद रखना है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग कितनी हो गई है? 130 इन दी 2023 है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यहाँ पे फ्रॉब्स की मैगजीन निकली है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। ठीक, इसमें जो है कि सर्च करेंगे कौन कितना अमीर है, ये यहाँ पे देखिए मुकेश अंबानी जी फ्रॉब्स मैगजीन में जो है कि 31st पोजीशन पे, गौतम अडानी 21 और 31st पे रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पे एक आपका आता है इंडिया इकोनॉमिक, जो हमारा यूरोपियन इकोनॉमिक्स के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि आपके मूवमेंट ऑफ फ्री ट्रेड के बारे में बात करता है। ठीक, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड है, इन सब के बारे में बात है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख लेंगे ब्रीफली, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ह्यूरोन का ग्लोबल रिच लिस्ट आया है, क्या आया है? यहाँ पे इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट जो है कि क्या बना है? बिलियनियर हब बना है। ये याद रखेंगे, इंडिया रिमेन दी थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर हब इन दी वर्ल्ड। यू मस्ट रिमेंबर ह्यूरोन का क्या है? ग्लोबल रिच इंडेक्स आया, जहाँ पे इंडिया जो है कि थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर हब है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई जो है कि सबसे टॉप पे है। देन यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जो कि इंडिया मोबिलिटी मोबिलिटी इन दी इंडिया जो कि 2024-25 के बारे में बताया गया है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड इस हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप में ये शो क्या करता है। ये आपकी एनालिसिस जो है कि यहाँ पे देखे तो ये हमारा एनालिसिस होता है हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम इनटू द 3 ग्रुप। टॉप जो है कि हमारा ये आता है नेक्स्ट, और बॉटम एक हाउस होल्ड को कंसिडर किया जाता है। अपवर्ड मूव किया है मीन जो है कि हाउस होल्ड जो है कि आपकी कंडीशन इंप्रूव हुई है कि क्या खराब हुई है। डाउनवर्ड मूव किए हैं, तो ये सब ग्रुपिंग है। ये बहुत इसके लंबे चौड़े डाटा है गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्किप कर सकते हैं, मैं कहूँगा इतना ज़्यादा जो डाटा में नहीं जाना है। फिर भारतीय स्कीम है, इसको भारतीय इनिशिएटिव को याद रख सकते हैं, जिसमें हमारा
एपीडा ने इसको जो है कि रिलीज़ किया है। इसमें क्या है कि भारतीय जो है कि भारत हब है आपका एग्रीकल्चर, रेजिलियंस, एडवांस और इनोवेशन इक्विपमेंट पे, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। फिर 8th इकोनॉमिक कंडीशन सर्वे आया है जो कि नाबार्ड ने निकाला है, जिसमें देखेंगे तो ये सब जो है कि हाउस रैंकिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। तो इसको भी जो है कि मैं थोड़ा जो है कि आपको दूँगा, इतना ज़्यादा जो है कि डीप में नहीं जाना है, ब्रीफली जो है कि एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इंडिया का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो 24-25 में कितना रहा है? यहाँ पे देखेंगे एक हब बना है एफडीआई का, जिसको ग्रो किया है 18%। ये याद रख सकते हैं कि ग्रो किया है 18% इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। यहाँ पे महाराष्ट्र ने अकाउंट किया है कितना, 39%। ठीक, महाराष्ट्र का सबसे शेयर ज़्यादा है एफडीआई में, 39%, जो कि इक्विटी फ्लो कर्नाटक और दिल्ली को फॉलो अप करता है। ठीक, ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे जो है कैसे मार्क कर रखा है। इनको ब्रीफली देख लेंगे कहाँ कहाँ से एफडीआई हमारा जो है कि सबसे टॉप कौन क्या है, अमंग सोर्सेज जो है कि हमारा एफडीआई कहाँ कहाँ लीड हुआ है, ये देखें। देन यहाँ पे देखेंगे इसके बाद क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि शॉर्ट न्यूज़ है कुछ, ये शॉर्ट न्यूज़ आप देखिए होमवर्क में आप कर लीजिएगा। कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है कि इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, पहला मेगा जो है ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ है, स्टार्टअप फंड क्या है, ये सार्थक पीडीएस क्या है। देखिए सार्थक नहीं पता तो सार्थक की डेफिनेशन मैंने यहाँ लगा दी है, फुल फॉर्म। ये है स्कीम फॉर द असिस्टेंट ऑफ द रेशियो ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद द ऑटोमेटेशन, जो हमारे पीडीएस सिस्टम में हेल्प करेगा। ये क्या करता है, हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को स्ट्रेंथन करेगा। जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंदर जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सार्थक पीडीएस बनाया गया है। 16 फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन है। ई रूपी जो है कि आपका ई रूपी एंटर दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, ये जो है कि हमारे सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको थोड़ा देख लेंगे। ये छोटी छोटी न्यूज़ है, जहाँ आप देख सकते हैं केरला को डिक्लेयर किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री स्टेट हो गया है। इंडिया मार्कोस का एक हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे पीटीए कहते हैं, पैट अलग चीज़ है, मैंने बताया परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड है, ये पीटीए होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब प्रीफरेंस देके आप ट्रेड जिस कंट्री से करते हैं, वहाँ पे आप इसके बारे में जो है कि बातें हैं। और इंडिया पोस्ट बैंक ने हमारा जैसे पोस्टल बैंक्स होते हैं, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, उसने जो है कि अपनी डिजिटल अवार्ड को हासिल किया है 2024-25 का, ये जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। एंड यहाँ पे ये दोनों न्यूज़ है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये सारी जो है कि काफ़ी चीज़ें होगी। अभी देखिए यहाँ पे एक सॉवरेन रेटिंग है, जैसे आप क्रेडिट रेटिंग होती है, सॉवरेन रेटिंग, ये एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स है। ये हमारे जो है कि दर्शाता है कितने ज़्यादा कितना हमारी करेंसी सॉवरेन है, स्टेबल है कि नहीं। तो बस इतना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। आई होप देखिए अब तक जो चीज़ें थी थोड़ी फैक्चुअल तो थी। आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं वो फुल ऑफ फैक्ट्स हैं, जितने भी हमने रिपोर्ट्स पढ़े, ये सब पढ़े। इकोनॉमी थोड़ा यहाँ पे जो करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ पे चीज़ें आई होप हल्का लगा हो, सेशन थोड़ा आपको जो है कि सॉफ्ट लगा होगा। सॉफ्ट इन द सेंस कि हमने जो है कि बाकी सेशंस किए हैं, बहुत ही डेप्थ में जाके कवर किए हैं, चीज़ों को अच्छे से जो है कि एनालाइज़ करके पढ़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जितना एनालिसिस वाला पार्ट हो सकता था मैक्सिमम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एनालिसिस वाले पार्ट से। जैसे आपका जितना कुछ भी समझाना है कि बजट एस्टिमेट क्या होता है, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हम इसमें जो है कि कुछ नहीं कर सकते, तो ये आप थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला काम करेंगे। और देखिए मेरा जो है कि सजेशन, पर्सनल सजेशन ये रहता है, मैं किसी को पढ़ने से जो है कि मना नहीं कर सकता, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि एग्ज़ाम में आप जैसा कि जानते हैं इतने फैक्ट्स याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, जैसे डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ठीक, जैसे हमारे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि रेट्स आए थे, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है ना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, एमआर क्या है। तो ये सब डाटा थोड़ा आप जो है कि याद रख लेंगे, इन सब जो है कि डाटा में। फिर हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक, क्या रेट रहा है हेल्थ एक्सपेंडिचर का। फिर बाकी हमारी इंडिया की जितनी रैंकिंग है, इनोवेशन वाली रैंकिंग हुई, जो हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग है इंडिया की, कहाँ कहाँ इंडिया जो है कि हमारा जो है कि परफॉर्म किया है, टॉप में है, बॉटम में है। अदर रैंकिंग्स, स्टेट की रैंकिंग में आपको जो है कि याद रखना होता है कि टॉप रैंकर्स कौन है। जैसे मिल्क प्रोड्यूसर में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मीट में जो है कि उत्तर प्रदेश जो है क्या है सेकंड है। इस तरह के डाटा आप थोड़ा माइंड में डिटेन रखेंगे। और ये टॉप परफॉर्मर्स हो गए, जैसे उत्कर्ष था, उत्तम था, ठीक, ये सारे जो है कि हमारे निष्कर्ष था, ये सब जितनी सब चीज़ें हैं इनको थोड़ा बहुत याद रखेंगे एक फैक्ट डाटा शीट बना के। तो हमारे पेपर में जो है कि जितने करने वाली चीज़ें होंगी हम उसको ईजिली कर लेंगे। विद दैट नोट, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ना ये फैक्ट एंड फिगर देख के माइंड हमारा सबकॉन्शियस थोड़ा डर जाता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, दो चीज़ें की हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो घटना चक्र वाला हमारा बजट रहता है और इकोनॉमिक सर्वे रहता है, वो थोड़ा जो है कि थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज को जो है कि ज़्यादा हाईलाइट करता है कि यहाँ पे कितना परसेंट ग्रो है, और इतना हमें याद भी नहीं रखना है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारी एड्यूटीरा वाली जो बुक आती है करंट अफेयर की, इसके साथ साथ जैसे दृष्टि घटना चक्र जब निकलती है, उसी के पैरेलल में एड्यूटीरा की भी हमारी
एडिट वगैरह की भी आती है, तो उसमें से जो है कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने सिंप्लीफाई की है, ये टेबल लगाया है। ये टेबल क्या है? ये हमारे यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों के लिए टेबल है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए इसमें थोड़ा सा बैकिंग लिखी हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। तो इसको थोड़ा एक-एक करते हैं कि देखिए यूनियन बजट क्या है? यूनियन बजट क्या होता है? बजट देखिए, पहली बात, बजट वर्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो है कि हमारे मेंशन पूछते हैं ना, वर्ड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है अंडर द आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, जो कि बात करता है यूनियन बजट की। मीन्स हमारा जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें हमारा कौन, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर इस बजट को प्रिपेयर करता है। ये सब बातें मैं आप लोग की पहले से करते हुए आ रहा हूँ। तो ये हमारा यूनियन बजट पार्लियामेंट में लेड करता है आर्टिकल 112 के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और लेमेंस टर्म में हम इसको बजट कह देते हैं। पहली बार बजट इंडिया में कब प्रोड्यूस किया था? आपका 1860 में कॉलोनियल बजट था, ब्रिटिश ईस्ट एम्पायर की वजह से यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में जॉन विल्सन ने पहली बार जो है कि इंडिया में प्लान बजट पेश किया था। पहला इंडिपेंडेंट बजट कब आया था? आर के शनमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। देन जो है 26 नवंबर डेट याद भी रखिएगा। 26 नवंबर क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, तो इसको भी आप ब्रीफली याद रखेंगे। और जो है कि 26 जनवरी मैंने आपको जो है कि पॉलिटी वाले सेशन में बताया था, रिपब्लिक डे, वाई चूजन एज 26 जैन इज द रिपब्लिक डे। ये सब बातें रिकॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला बजट इंडिपेंडेंट बजट आर के चेट्टी जी ने किया था। फिर उसके बाद पहला रिपब्लिक बजट, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट बजट है, अब रिपब्लिक, जब हम रिपब्लिक हो गए तो यहाँ पे जॉन मिथाई जी ने 1950-51 में पहला बजट पेश किया था। अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसका रहा है? निर्मला सीतारमण जी का रहा है, ताई जी का। यहाँ पे कम से कम लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे मान सकते हैं। यहाँ पे 2 आवर 42 मिनट है, 2020 में दिया था इन्होंने। फिर शॉर्टेस्ट स्पीच बजट 800 वर्ड का रहा है। 800 वर्ड बोलने में कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए 5 से 7 मिनट रहा होगा। ये एच एम पटेल जी ने 1977 में दिया था। बजट डे क्या होता है? 1 फरवरी को। आप जैसे देखिए क्या है, बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और अभी अभी आगे बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे जो है कि, जल्दी से बताइए इकोनॉमिक सर्वे किस दिन पेश किया जाता है? ये 1 डे बिफोर द बजट होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, टेबल लगा होगा इकोनॉमिक सर्वे का भी। इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन 1 डे बिफोर लिखा रहता है। ये कहाँ गया? इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक। यहाँ पे आपका दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यूनियन बजट, हमारा जो है कि इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज किया जाता है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये 1 डे बिफोर जो कि होता है हमारा, बजट से एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। देन यहाँ पे है देखिए, तो रेल बजट जो है कि आपका मर्ज किया गया था यूनियन बजट में 2017 से, जो है कि रेल बजट मर्ज किया गया। और प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन था, उसको अबॉलिश कर दिया था हमारे कब, 2000 यहाँ पे 17-18 में। ये कुछ आर्टिकल्स है, ठीक। इसको देखिए क्या कर सकते हैं कि 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 13 में डिमांड फॉर द ग्रांट है, 14 में अप्रोप्रिएशन बिल है, 110 में मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, इन सब से जो है कि डिटेलें हैं। बाकी यहाँ पे आपको नेक्स्ट टेबल मिलेगा किसका, बजट का प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, कैसे जो है कि बजट का सर्कुलर जो है रिलीज होता है, और उससे अलग 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 जो है कि इंफॉर्मेशन है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैं आपको वो बता देता हूँ, पब्लिश डेट क्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किस दिन होता है। एक मिनट, यहाँ पे जो है कि बता देते हैं, कन्फ्यूजन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे माइंड में जो है कि हमारा जो है कि देखिए यूनियन बजट कब प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, प्रेजेंट करते हैं 1 फरवरी को। उससे पीरियड डे हमारा जो है कि 31 जनवरी को, जो भी हमारा वर्किंग डे रहेगा, तो ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है। इस बार के जो है कि 2026 का कब पेश हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे 2026 का पेश हुआ था, 29 जनवरी को डाला गया था। तो ये याद रखना, एक दिन पीरियड ही डाला जाता है, कुछ छुट्टी पड़ गई तो दैट्स वाई वहाँ से आगे पीछे हो जाता है। बाकी क्या होता है, बजट जो होता है, क्या मैंने ये सब बताया, बजट आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, अपकमिंग ईयर के लिए। इकोनॉमिक सर्वे होता है प्रीवियस ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जा चुका है। जैसे हमारे पास अभी इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का आया है, बजट हमारे पास 2026-27 का है। कुछ बेसिक बातें हैं, ये आर्टिकल्स हो गए, यहाँ से पढ़ लेंगे। आपका ये सर्कुलर है कि यहाँ पे इशू करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अराउंड जो है कि अगस्त सितंबर में ही ये बात चालू होने लगती है। एस्टिमेट जारी सारी मिनिस्ट्री को भेजना होता है, डिस्कशन चलती है, कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को पेश करते हैं। फिर जहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन होता है, कोई भी वोटिंग नहीं होती है। फिर जितनी भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC, इन सबको जो है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए एग्जामिन किया जाता है, अपनी अपनी डिमांड्स के लिए। फिर वोटिंग होती है इस डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए। फिर अप्रोप्रिएशन बिल निकलता है, मीन्स अप्रोप्रिएशन बिल का जब ये डिमांड ऑफ ग्रांट फाइनल हो जाएंगे, तो उसको जो है कि अप्रोप्रिएशन बिल के अंडर डालते हैं। फिर इस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद हमारे पास क्या आता है, फाइनेंस बिल आता है। फिर ये जो है कि प्रेजेंट के एसेट से वो जो है कि लॉ बन के हमारा बजट हमें पेश किया जाता है।
तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन यहाँ पे कुछ हमारे पर्पज़ हैं, इसको देख लीजिएगा कहाँ से क्या मनी विथड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, ये सब मैंने आपके फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब की डेफिनेशन लगा रखी है कि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर सेम जो है कि इकोनॉमिक सर्वे है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में होता है। इसका क्या काम रहता है, ये जो है कि रिव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंटेड बिफोर द यूनियन बजट, ठीक है, एक डे बिफोर ही प्रेजेंट किया जाता है। नॉट मेंशन, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। ये जो है कि नॉट अ मैंडेटरी और लीगल डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इसको याद रखना है, कोई भी लीगल नहीं है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। बाकी बाइंडिंग नहीं होता है। ये सारी एडवाइजरी नेचर इसके जो है कि हमारे जो है कि जितने भी सजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एडवाइजरी इन नेचर होते हैं। बस इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं क्या हमारे बजट के कुछ विशेषताओं पे। ये देखिए थोड़ा सा चार्ट लगा रखा है, जितना आपका फैक्ट एंड फिगर है ये थोड़ा लास्ट में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो भी हमारा यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसको मैंने टेबल फॉर्म में कर दिया है, जो भी फैक्ट एंड फिगर है। बट बिफोर गोइंग टू दिस, बजट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ द बजट जो समझाने थे, मैंने कहा था कि आपको सेशन में समझाऊंगा। लेट मी गो टू दैट चार्ट यहाँ पे, कि बजट में जो जो कंपोनेंट है उसको जो है कि थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, तो इससे हमें थोड़ा आसानी मिलेगा हमारे फर्दर पार्ट के लिए, कि हमें बजट में जो चीज़ें पढ़नी है वो क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस एजेंडा। हम जो है कि स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक मिनट, लेट मी जो है कि यहाँ पे जो है किस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे जो है कि बजट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बात की थी, ये सब जो है कि दोबारा नहीं बात करूँगा। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बजट की बात करूँगा, जिसमें हमारा क्या होता है, ये आई होप थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा यही लोड करने की कोशिश कर रहा था, ये इतने ही क्लियर दिखेगा। ये बजट जो है कि क्या है, रिवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। बजट में दो अकाउंट होते हैं, क्या, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक रिवेन्यू अकाउंट होता है। रिवेन्यू में भी आपका क्या होता है, मैं लिख ही देता हूँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा है, ये बजट लिखा है। ठीक, इसमें क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट होता है। अब इस रिवेन्यू अकाउंट में भी दो होते हैं, एक होता है हमारा क्या, रिवेन्यू रिसीट, और दूसरा क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो होते हैं और सेम अप्लाइज विद दी आपके कैपिटल रिसीट। ठीक, हमारा कैपिटल रिसीट होता है और दूसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारे चार जो है कि मेजर अकाउंट होते हैं, और हमेशा याद रखिएगा। अब इनको जो है कि आपको याद रखना है कि कौन सा क्या एसेट रिकर करता है, क्या करता है, इसको मैं आपको जो है कि समझाता हूँ। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट आपके राइट में लिखा जाता है, रेवेन्यू हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपके राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और उसके बाद जब बजट की रिसीट्स की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर हमेशा क्या, राइट में लिखा जाएगा। एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा आपके राइट में लिखा जाएगा। और रिसीट कहाँ, हमेशा लेफ्ट में लिखी जाएगी। तो ये भी याद रखना है, कैपिटल राइट साइड में, एक्सपेंडिचर राइट साइड में, रेवेन्यू राइट साइड, लेफ्ट साइड में, रिसीट लेफ्ट साइड में। तो देखेंगे ये रेवेन्यू का जितना भी चीज़ है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रिसीट वाले कंपोनेंट लेफ्ट साइड में लिखे हैं, एक्सपेंडिचर वाले कंपोनेंट राइट साइड में लिखे हैं। ये किया क्यों मैंने किया है, क्लासिफिकेशन किया कि चीज़ें आपको याद रहे। अब कैसे याद रहेंगी, पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हमें राइट में लिखना है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, जो आइदर क्या करेंगे, मीन्स कैपिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब ये आपको एसेट और लाइबिलिटी दोनों, मतलब एसेट क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। लाइबिलिटी मतलब किसी को जो है कि पैसा देना है तो हमारी लाइबिलिटी होती है। मीन्स मान लीजिए आपने अपने बैंक में पैसा जमा किया है, ठीक, बैंक में पैसा जमा किया था, वो आपके लिए एसेट है, पर बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को उसे वापस देना है। तो इसी तरीके से हमारा कैपिटल होता है, वो क्या करता है, एसेट को क्रिएट करता है और अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल जो है कि परफेक्टली क्या ले सकते हैं, जैसे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, बिल्डिंग दी रोड्स, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बना रही है, ठीक, ब्रिजेस बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, और जो है कि अपना जो है कि हॉस्पिटल्स बना रही है। और ये सब क्या कर रहे हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। ये सब काम क्या है, एसेट जनरेशन का है। अगर मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ द लोन कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है सरकार की। ठीक, लाइबिलिटी अपनी क्या होगी, लाइबिलिटी इससे जो है कि रिड्यूस हो गई। तो ये जो है कि क्या आता है, कैपिटल हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और इसी का उल्टा कर दीजिए, मीन्स इसका नेगेटिव, सॉरी, इसका नेगेटिव कर देंगे तो क्या, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मतलब ये नाइदर करेगा क्या, यहाँ पे आइदर क्रिएट एसेट रिड्यूस लाइबिलिटी, तो ये नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ना ये कोई एसेट क्रिएट कर रहा है, मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर आते हैं जहाँ जो ना तो हमारे एसेट क्रिएट करते हैं ना लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। मीन्स जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज है, सैलरीज हो गया, ठीक, सैलरीज ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, सब्सिडीज हो गई, सब्सिडीज एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में, ब्यूरोक्रेसी या जो कि किसी भी मिनिस्ट्री को रन करने में पैसा लग रहा है, वो सब किस में आ जाता है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। फिर जो है कि क्या आता है,
आपका कैपिटल रिसीट क्या होगा? कैपिटल रिसीट इसका हमारा क्या होता है? अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए अपोजिट लिखा है, जो क्या बातें करेगा कि कैपिटल रिसीट वो कंपोनेंट होते हैं जो आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस दी एसेट। ये जो है कि या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे या एसेट रिड्यूस करेंगे एसेट्स को। मतलब यहाँ पे देखिए किसका अपोजिट है ये? हमारे एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे एसेट क्रिएट हो रहे थे, ठीक, एसेट क्या हो रहे थे? क्रिएट हो रहे थे। लायबिलिटी क्या हो रही थी? रिड्यूस हो रही थी। पर यहाँ पे हमारे रिसीट में क्या हो रहा है? एसेट आपके जो है कि एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, लायबिलिटी हमारी जो है कि क्रिएट हो रही है। तो इसका जो है कि एग्जांपल दूं तो जैसे देखिए ये डेप्ट क्रिएटिंग होता है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। अब इसका एग्जांपल है, जैसे ये भी दो टाइप के होते हैं, डेप्ट क्रिएटिंग, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। डेप्ट क्रिएटिंग वो है कि सरकार ने पैसे बोरो कर लिए हैं, मतलब सरकार ने लोन लिया है, तो उसका क्या हुआ है? लायबिलिटी तो क्रिएट होगी ना, लायबिलिटी बढ़ गई। और जो है कि एसेट जो है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अगर सेल पीएसयू कर दे, ठीक, यहाँ पे डेप्ट क्रिएटिंग हो गया। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग में पीएसयू को सेल कर दिया, पीएसयू को सेल किया था, तो इससे जो है कि नॉन डेप्ट क्रिएट, मतलब डेप्ट कोई क्रिएट नहीं हुआ है पर हमारा एसेट रिड्यूस हो गया है। तो इससे जो है कि आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे रिड्यूस के एसेट हो रहे हैं, कैसे जो है कि हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। फिर इसके बाद सेम आता है, इसका नेगेटिव कर दीजिए, ये नाइदर क्रिएट लायबिलिटी करेगा नॉट रिड्यूस एसेट। तो यहाँ पे टैक्स रिवेन्यू होता है, टैक्स रिवेन्यू रिसीट होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। अब इसमें क्या आते हैं? जैसे टैक्स रिवेन्यू रिसीट में आपके जो है कि एग्जाम्पल में आ जाएंगे डायरेक्ट टैक्स हो गए, जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। अब ये सरकार क्या होती है ना, इससे कोई लायबिलिटी इसकी सरकार की रिड्यूस होती है ना कोई एसेट रिड्यूस होता है। इससे जो है कि हमारा क्या रिवेन्यू रिसीट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया। तो ये सब ना सरकार पे लायबिलिटी कॉज करते हैं, ना उसके एसेट रिड्यूस करते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यूज कैसे हो गए? आपके इनकम फ्रॉम, जो इनकम आती है, इनकम फ्रॉम दी प्रॉफिट हो गया, ठीक, जो सरकार प्रॉफिट कमा रही है, इंटरेस्ट कमा रही है, जो डिविडेंड्स है सरकार के। जैसे मान लीजिए किसी पीएसयू में सरकार की होल्डिंग है, कोई पीएसयू में मान लीजिए जैसे 51% होल्डिंग है, तो वो गवर्नमेंट ओन मानी जाती है। किसी 49% कहीं ना कहीं और जो है कि इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ से कोई डिविडेंड आ रहा है या प्रॉफिट कमा रही है। जैसे ब्रिज बनाए, सब ब्रिज बनाने में क्या हुआ? एसेट क्रिएट हुआ था। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने अपने लिए एसेट बनाया था जिससे ब्रिज बने। पर इससे जो है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू भी तो सरकार को आ रही है, जिससे प्रॉफिट जो हम टोल टैक्स दे रहे हैं, ये सब। तो इसे जो है कि चीज़ें आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये बजट का ये कंपोनेंट जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, जब बजट पढ़ोगे तो यहाँ काफ़ी चीज़ें यूज़ होगी। देखिए बजट पढ़ने में क्या यूज़ होता है? बजट एस्टिमेट, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट एस्टिमेट आया है, ठीक। रिवाइज एस्टिमेट किसका आया होगा? रिवाइज एस्टिमेट आया होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, ठीक। और यहाँ पे एक्चुअल डाटा किसका आया होगा? एक्चुअल डाटा आया होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, ठीक। ये जो है कि हमारे पास ये डाटा होंगे। अब इसमें देखिए इस बजट वाले कंपोनेंट में आपको अब ये सब देखने को मिलेंगे कि रिवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जिसमें देखते हैं मनी गोज फ्रॉम, मनी गोज टू, मनी कम फ्रॉम, उसमें रिवेन्यू रिसीट में जाएगा कि कैपिटल रिसीट में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब जो है कि आपको आई होप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो लेट्स बिगिन। अब यहाँ से जो है कि हम शुरू करेंगे अपने बजट को पढ़ना, जो कि ब्रीफली मैंने थोड़ा टाइम लिया, बट आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्लियर हुई है तो प्लीज़ लाइक करके जो है कि थम्स अप करके आप बता सकते हैं। और इस पार्ट से देखिए यहाँ से मैं बजट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है, फैक्ट्स का मैंने टेबल लगा रखा है। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से एडुटीरा वाले से, कि आपको थोड़ा लिखे हुए वर्ड से जो है कि समझाने में आसानी हो। और कंपोनेंट मीन्स यहाँ पे देखिए पूरा बजट हमें जो है कि रटना नहीं है। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है बजट के, उनको समझाऊंगा कि ये बायो फार्मेसी शक्ति क्या है, ये सब देखिए पढ़ा रखा है। बस एक बार ओवरव्यू दूंगा तो आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो लेट्स बिगिन विथ दिस बजट सेशन। सो यहाँ पे देखिए पहला जो है कि अपने माइंड में जो है कि चीज़ें बैठाना शुरू कर दीजिए, चीज़ों को याद करना। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि माघ पूर्णिमा। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात याद रखनी है क्या? ऑन द ओकेजन ऑफ द माघ पूर्णिमा, दैट इज माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है? एनिवर्सरी ऑफ द गुरु रविदास जी। गुरु रविदास जी की जो है कि एनिवर्सरी होती है। उस दिन हमारा बजट को प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, कौन से 26-27, जो कि 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर हमारे 26-27 के लिए। तो पहली फैक्ट याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। इस बार का बजट जो है कब? माघ पूर्णिमा वाले दिन रिलीज किया गया है। और इस दिन क्या होता है? एनिवर्सरी ऑफ द गुरु रविदास जयंती होती है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे बजट का थीम क्या रहा है ना? ये थीम जो है कि पूछा जाने वाले सवाल है। थीम रहा है युवा शक्ति ड्रिवन। ये बजट को क्या कहा गया है? युवा शक्ति ड्रिवन मीन्स इट इज ड्राइव बाय द एनर्जी ऑफ द यूथ। यूथ एनर्जी जो है कि ड्रिवन जो है कि ये बजट जो है कि साबित होगा। इसमें जो है कि देखें तो 3 हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। वो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? एक्शन ओवर दी एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर दी रेटोरिक और पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो ये जो है कि हमारे कुछ 3 जो है कि फैंसी वर्ड है। यहाँ पे जो है कि एक्शन लेंगे एम्बिवेलेंस के ऊपर, रिफॉर्म करेंगे रियोटिक के ऊपर, पीपल ओवर
पॉपुलिज्म के ऊपर ये मेंस में जो है कि वर्ड यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे अगर देखें ब्रीफली इनका मतलब देखें तो एक्शन लेना है हमें, एम्बुलेंस करने का मतलब यहाँ पे हमें एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और पीपल्स पे जो है कि पॉपुलिज्म से ज़्यादा ध्यान देना है। तो मतलब थोड़ा-सा बेसिक लेमन्स टर्म में समझिए इसको, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे पिलर्स फॉर द ग्रोथ क्या है? पिलर्स फॉर द ग्रोथ है कि सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्ट्रेंथन करना है फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ को, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट करनी है, ट्रुथ बेस्ड गवर्नेंस लाना है, ईज़ ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ लिविंग करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग और फाइनेंशियल मैटर को देखना है। तो ये हमारे पिलर्स रहे हैं। बजट प्रेज़ेंट हुआ है, ये है थोड़ा-सा फैक्ट एंड डाटा कि इतने लाख करोड़ का 53 लाख करोड़ का जो है कि है टोटल बजट हैज़ बीन प्रेज़ेंटेड, जिसमें से एस्टिमेट देखें तो अब देखिए ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट इसका जो है कि आ गया। अब ये सब समझ में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे रेवेन्यू रिसीट की बात हुई है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, मैंने बताया क्या? यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि क्या होगा, इधर क्या इधर हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इधर क्या है आपका यहाँ पे कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। तो कौन सा बजट कहाँ आ गया, किसमें क्या कंपोनेंट क्रिएट होंगे, जैसे आपकी बात कर दें यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना करेंगे हम लोग, 12 लाख मतलब समथिंग जो है कि 12 लाख करोड़ है, या मान लीजिए 12.2 लाख करोड़ जो रुपए खर्च करेंगे किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो मतलब इतना का जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल ये सब जो है कि सरकार बनाएगी, जिससे हमारे एसेट क्रिएट होंगे और जो है कि लाइबिलिटी रिड्यूस होंगी। यहाँ पे जो है कि लोन वोन जो है कि पेमेंट करना होगा तो सरकार यहाँ से कर देगी। तो ये सब चीज़ें आई होप आप रिलेट करके याद कर सकते हैं ऊपर से। ठीक, इसीलिए जो है कि कंपोनेंट मैंने समझाया था कि रिवेन्यू रिसीट क्या है। अब रिवेन्यू रिसीट भी जो है कि आपके दो तरीके की होती है, कौन सी, एक टैक्स वाली होती है, एक नॉन टैक्स वाली होती है। इससे जो है कि इनकम जो है कि रिवेन्यू कहाँ से लेने वाली सरकार, कुछ एस्टिमेट किया है कि इतना रिवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे आपके टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट से। कैपिटल रिसीट का जो है कि फाइनेंशियल मैटर इतना है, तो ये अपने टोटल क्या है, एस्टिमेट, इसको क्या बोलते हैं, बजट एस्टिमेट है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 26-27 का। देन देखिए तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बताया गया है। फिजिकल डेफिसिट इस बार के बजट एस्टिमेट में सोचा गया है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आपका स्पेंडिंग और हमारे हमारे रिवेन्यू जनरेशन में जो है कि सरकार कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, स्पेंडिंग का डिफरेंस ही हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। तो ये पिछले साल जो है कि हमारा रिवाइज एस्टिमेट हो गया है कि 4.3 रहा है, 4.3% ऑफ द बजट रहा है। इस बार जो है कि सरकार जो है कि इसको टारगेट कर रही है 4.3 रखने का। तो ये कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा, मीन्स यहाँ पे जो मैंने रेवेन्यू का क्रिएट की है और जो हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिचर की है, उसका जो है कि डिफरेंस जो है कि 4.4% रहा था बजट का, जो भी बजट रहा होगा। अब अभी अभी का क्या है, इसका जो है कि 4.3 बजट जो है कि हमारा 4.3 अभी के बजट के हिसाब से इतना आएगा, 16 लाख करोड़। तो इतना हमें रखना है, ठीक, जो है कि ये हमें ब्रीफली याद रखना है। तो ये हमारा जो है कि रहने वाला है। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि आके रेवेन्यू रिसीट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, ये सब क्या है, आप इनके डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको जो है कि थोड़ा बताने के लिए 15-10 मिनट और लगेंगे, तो ये थोड़ा आपका होमवर्क है, इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। फिर यहाँ पे 4 हेड है, कहाँ से मनी आएगा, कहाँ मनी जाएगा। तो इसको जो है कि ऊपर जो है कि आपका एक टेबल लिखा होगा कि जैसे हमारे मनी कम फ्रॉम, यहाँ बोरोइंग और लाइबिलिटी से, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन टैक्स से, जीएसटी और अदर। ठीक, अब ये जीएसटी, अदर, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दोनों क्या है, हमारे टैक्स रिवेन्यू रिसीट है। ये जो है कि क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट है मतलब सॉरी, ये हमारे टैक्स रिवेन्यू रिसीट में आते हैं, जिसमें हमारा आपका क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और जो है कि डायरेक्ट टैक्स, ये है जो कि है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कहाँ मनी जाएगा, यहाँ पे स्टेट के शेयर के टैक्सेस में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% जाएगा, डिफेंस में जो है कि 11% जाएगा। तो ये सब हमारी जो है कि रिवेन्यू की कुछ एस्टिमेशन बातें हो गई। देन इसके बाद आप देखिए गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट संकल्प इज फोकस ऑन दी पुअर, अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांस, है ना। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 ब्रॉड कर्तव्य बनाए गए हैं। जैसे पिछले बजट में थीम कुछ और था, जैसे पिछला बजट आपको पढ़ना है तो घटना चक्र वाली जो सीरीज है, इसी प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी वाला लगा है, तो वहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो है कि क्रिप्स मैनर में जो पढ़ा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बजट वाला पोर्शन, अगर इकोनॉमी वाले सेशन में आप बजट वाला लास्ट पोर्शन देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो है कि बजट से रिलेटेड और बताए हैं मैंने, तो वहाँ आपको मिल सकता है वो। बाकी यहाँ पे देखें तो आपको संकल्प रहना है। यहाँ पे हमने क्या बोला, आपको पहला याद रखना है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो है कि बजट रिलीज हुआ, युवा शक्ति ड्रिवन रहेगा। सरकार ने कुछ संकल्प लिए हैं, जिसमें 3 कर्तव्य बताए हैं। 3 कर्तव्य क्या है, एक्सेलरेट और सस्टेन करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, फुलफिल करेगा एस्पिरेशन ऑफ पीपल को, और सबका साथ सबका विकास जो है कि थर्ड कर्तव्य है। तो ये 3 कर्तव्य जो है कि ब्रीफली याद रखने हैं आपको। तो पहले कर्तव्य में देखें, देखिए बायोफार्मी शक्ति के ऊपर मैंने आपको बताया था ऊपर ही। इसमें जो है कि क्या करना है, स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट फॉर द नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करेंगे। तो बायो फार्मा शक्ति ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसी में जो कि निपिर भी है, निपिर इंस्टीट्यूशन जो है कि 3 नए बनाए जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च के लिए जो है कि 3 इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे।
और जो पहले से 7 है उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये आपको ब्रीफली याद रखना है। यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है 2.4, जहाँ पे आपने धुलेरा गुजरात ये सब पढ़ा था। यहाँ पे सरहद गुजरात, इसलिए मैंने ऊपर जो है कि मार्क कर करके बताया था आपको। तो यहाँ से सेमीकंडक्टर मिशन की जो है कि इन सारी चीज़ों को याद रखना है। फिर डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर बनाए गए हैं। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का मतलब है जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनको जो है कि एग्जिबिट करने के लिए, जैसे लिथियम हो गया, ठीक, ये सब जो है कि हमारे रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। ठीक, इन सबको जो है कि डेडिकेट करने के लिए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है कि प्रमोशन के लिए बजट में जो है कि मेंशन है। तो ये सारे स्टेट आपको याद रखने हैं। और डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर कहाँ बन रहे हैं तो ये आपको नाम याद रहने चाहिए। फिर 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनेंगे। ये अभी जो है कि डेस्टिनेशन इसकी डिसाइडेड नहीं है, तो ये अभी करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा। जब भी सरकार को इसको लॉन्च करना हो तो इसके डेस्टिनेशन बताएगी, क्योंकि 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क जो है कि इंट्रोड्यूस करेगी। फिर उसके बाद देखिए ये सब जो है कि थोड़ी कहानी है जिसको हमें जो है कि इग्नोर करना है। फिर आपका है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में जो है कि आपको नेशनल फाइबर स्कीम दिखेगी। क्या दिखेगी? नेशनल फाइबर स्कीम फॉर द नेचुरल फाइबर, जैसे सिल्क, वूल, जूट और मैनमेड फाइबर और न्यू एज फाइबर्स है, इनके ऊपर जो कि बात है। तो इसमें नेशनल फाइबर मिशन में स्ट्रेंथन करेंगे, क्या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ पे 3-4 न्यूज़ जो है कि जिनके बारे में दो दो के बारे में हमने पढ़ रखा था, ये जो है कि 2 इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि नहीं मिली है, तो इसको याद रखना है। देन जो है आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करते हुए जी की चीज़ें क्या दिखेंगी आपको? यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क, जैसे मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाया था, फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क होते थे, यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क दिखेंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज दिखेगा। क्या करना है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, जब भी गांधी जी का अगर ऐसा नाम आए तो खादी जो है कि हमेशा जुड़ा रहेगा। खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे फोकस करना है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ है। देन इसके बाद ये रिनोवेशन जो है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर करना है। ठीक, चैंपियन एसएमईस है। एसएमईस का मतलब हुआ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को जो कि स्ट्रेंथन करने की बात है। और वो कैसे करेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि आपको ICAI, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, है ना, चार्टर्ड स्टैटिकल ऑफिस हो गया। ठीक, यहाँ पे CMA है, तो यहाँ पे चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट्स हो गए। तो ये इंस्टीट्यूशन के फुल फॉर्म्स है, एक बार करेक्टली आप देख लेंगे। ये हमारे मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स वाली साइड से जो है कि ज़्यादा डील करते हैं। जो कॉर्पोरेट मित्रास ट्रेन करेंगे, कॉर्पोरेट मित्रास हैं जो हमारे कैपेबल हों, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, जो स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज ले सके। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर पोस्ट है, इसमें जो है कि आपके 6 मंथ जो है कि स्टैटिकल नॉलेज होगी। ठीक, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, 6 महीने बिजनेस प्लानिंग नॉलेज दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट मित्रास कर सकेंगे, ताकि हम अपने स्टार्टअप इंडिया मिशन में हम लोग जॉब क्रिएटर बन सके, ना कि जॉब सीकर बन सके। तो ये सब चीज़ें हमारी कंपोनेंट जो है कि यहाँ पे मैच किए गए हैं। फिर यहाँ पे कुछ डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। डेडिकेटेड कॉरिडोर क्या? फ्राइट कॉरिडोर का मतलब होता है एक जो है कि डेडिकेटेड लाइन जिसपे जो है कि आपकी ट्रेन रन करेंगी, या जो है कि डेडिकेटेड रूट कॉरिडोर बनाए जाते हैं जिसपे आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल मूव करेंगे, जिससे हम जो है कि इजिली कनेक्टिविटी दिले सके एक दूसरे जगह पे और कम समय ले। तो यहाँ पे आपका न्यू डेडिकेटेड कॉरिडोर है आपके धुकोनी इन द ईस्ट टू द सूरत इन द वेस्ट। तो ये याद रखेंगे कहाँ है, इसीलिए मैंने मार्क रखा है, धुकोनी इन द ईस्ट टू द सूरत इन द वेस्ट। फिर यहाँ पे 20 न्यू वाटरवेज बनेंगे। ठीक, जो कि अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज बनाने हैं, जिसमें से NH5 जो है कि उड़ीसा में कनेक्ट करेगा कहाँ पे? आपके तालचर, अंगुल और इंडस्ट्रियल सेंटर लाइक दी कलिंगनगर टू दी पोर्ट्स ऑफ दी प्रदीप एंड दी धर्मा। तो यहाँ पे उड़ीसा से लेके आपके तालचर, अंगुल होते हुए, कलिंगानगर से होते हुए प्रदीप और धर्मा जो है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी नेशनल वाटरवे 5 में। बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, नेशनल वाटरवे 3 कौन सा है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज है, तो यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन यहाँ पे कोस्टल कार्गो शिपिंग है, ये सब जो किया है। बाकी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज है, टेक्नोलॉजी, इनको याद रख लेंगे। ग्रोथ कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो भी मीन्स जो दो कंपोनेंट को, जैसे यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, इनके बीच के ग्रोथ गैप को फिल करे तो वो ग्रोथ कनेक्टर होते हैं। इसीलिए जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं कि ग्रोथ कनेक्टर्स के एक दूसरे सिटी को, जैसे ग्रोथ कनेक्टर सिटी मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो ये हमारे ग्रोथ कनेक्टर सिटीज़ हैं। यहाँ पे जो कि ग्रोथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो देखिए मुंबई से लेकर पुणे, पुणे से लेकर आपका हैदराबाद पहुंच जाएगा, हैदराबाद से बेंगलोर पहुंच जाएगा, बेंगलोर से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलोर, और बाकी ये जो कि साउथ का हो गया। और यहाँ पे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा ऊपर नॉर्थ में जाएंगे, थोड़ा जो है कि गुजरात साइड मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये सारी कनेक्टिविटी मिलते हुए देखने को मिलेगी आपको। बाकी हाई लेवल जो है कमेटी है विकसित भारत पे। म्यूनसिपल बॉन्ड्स यहाँ पे एक जो है कि मजेदार चीज़ है। म्यूनसिपल बॉन्ड जो है मजेदार नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखना है कि यहाँ पे इंसेंटिव ऑफ द 100 करोड़ फॉर द सिंगल बॉन्ड इंश्योरेंस और मोर देन 1000 करोड़ अनाउंस किया गया है। यहाँ पे इशूज ऑफ द म्यूनसिपल बॉन्ड ऑफ हायर वैल्यू सिटी, जैसे देखिए तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इटसेल्फ जो है कि मुंबई मुंबई अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखी जाए, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसका इटसेल्फ जो है कि बजट देखें तो मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अराउंड 74,000 करोड़ रहता है, इफ आई एम राइट, करेक्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेट फिगर है। ये कुछ बड़ा बजट रहता है आपके मुंबई कॉर्पोरेशन का, तो बहुत बड़ा बजट है।
तो ये मैंने अभी रिसेंटली किसी न्यूज़ में देखा था, क्योंकि अभी जान रहे हैं रेनी सीजन है, और रेनी सीजन में इतना बड़ा जो है कि बजट होने के बाद भी मुंबई म्यूनसिपैलिटी का वहाँ पे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले कर्तव्य की कुछ बातें हो गई। अब दूसरे कर्तव्य में जो है कि आपको क्या करना है, पीपल के एस्पिरेशन को और देयर कैपेसिटी को फिल अप करना है। यहाँ पे इसके लिए एक हाई पावर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि चीज़ों को एनालाइज़ करेगी। इसमें देखिए पहला एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनाए गए हैं। ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है कि हमारे हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में जो है कि चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएँगे, ताकि यहाँ पे प्रमोट कर सकें मेडिकल टूरिज़्म सर्विसेज़ को। 3 जो है कि न्यू क्या बनेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जो है कि 3 आयुर्वेद बनेंगे। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में मैंने आपको जो ऊपर जो है कि बेसिक्स जो है कि डाटा बताया था, बीएचएएस का एनिमल हस्बेंड्री डाटा, उसको रिलेट करके यहाँ से जो है कि आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। ऑरेंज इकोनॉमी, जो कि आपकी ऑरेंज इकोनॉमी कहलाती है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जैसे मुंबई ने प्रोवाइड किया है सेटिंग अप एनिमल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग का हो गया, कंटेंट क्रिएटर का हो गया। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी को जो कि प्रमोट करने की बात की गई है। एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी, ठीक 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी, जो यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा बूस्ट कर सके। टूरिज्म सेक्टर के लिए यहाँ पे जो टूरिज्म सर्किट्स हो गए, यहाँ पे अभी जो है क्या घूमने वाली जगह होती थी, अब जो कि टूरिज्म सर्किट में जैसे होटल मैनेजमेंट, केटरर टेक्नोलॉजी है कि इन सबको जो कि इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है कि बूस्ट हो। और जो कि इनको आप कैटरिंग सर्विसेज और मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट को बूस्ट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी मिलेगी, क्योंकि कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर हैंडीक्राफ्ट वहाँ का बूस्ट है, मीन्स जो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड पार्क्स हो गए, ये सब बूस्ट है, तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे टूरिज्म में। तो इसका डिजिटाइजेशन ये सब है, डिजिटल नोन ग्रिड है, जो स्टैब्लिश करेगा डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल प्लेसेस। तो ये सब जगह ब्रीफली याद रखेंगे। फिर हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म, खेलो इंडिया मिशन, ठीक, ये सब जो है कि आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की बात है सेकंड कर्तव्य में। फिर थर्ड कर्तव्य आता है, जहाँ पे आपको बात देखने को मिलेगी सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे आपको जो है कि फार्मर्स के लिए देखिए तो अमृत सरोवर और 500 रिजर्वायर्स बनाएंगे। अमृत सरोवर जो है कि किसान की हेल्प के लिए चीज़ें जो है कि इसमें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, कंपोनेंट में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको वर्ड्स याद रहने चाहिए। अमृत सरोवर किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा जाना है तो ये आप मेंस के लिए सेशन देखेंगे, तब जो है कि चीज़ों को थोड़ा डिप्थ में कवर किया जा सकता है। फिर है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, यहाँ पे कोकोनट, स्कैंडलवुड, कोकोआ, कैश्यू, कोस्टल एरिया में कोकोनट प्रमोशन के लिए स्कीम जो है कि लॉन्च की जाएगी। फिर भारत विस्तार है, मीन्स वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम एक्सेस एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे आईसीआर से जो है कि और एग्रीस्टैक पोर्टल से और आईसीआर को यहाँ पे कोलैब किया जाएगा भारत विस्तार से। बाकी यहाँ पे आप ये देखेंगे निमहंस है, ये निमहंस 2 जो है कि देखने को मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसको जो है कि ओपन करने की बात की गई है, इसका फेज 2 यहाँ पे मतलब मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर को जो है कि लेते हुए यहाँ निमहंस 2 जो है कि आपको सेटअप होते हुए दिखेगा गवर्नमेंट का, नॉर्थ इंडिया में जगह पे जो है कि जैसे डिसाइड नहीं है। बाकी यहाँ पे रांची और तेजपुर में यहाँ पे रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन पहले से मौजूद है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। फिर ये थोड़ा बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब जो है कि चीज़ें हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर ये आ जाता है क्या, टैक्स वाला पार्ट, जहाँ पे इनकम टैक्स की मैं बात कर चुका हूँ। और ये सब चीज़ें जो है कि अब आपको इसमें टैक्स वाले पार्ट में देखिए ज़्यादा टैक्स कहाँ से कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हम जो है कि देख सकें। यहाँ पे बस सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा था, जैसे आपका कोई भी बॉन्ड शेयर जो है कि खरीद रहे हैं तो उस पर जो है कि आपकी सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स लगती है। मीन्स आपका शेयर बॉन्ड इन सब पे जो कि आपकी सिक्योरिटी जो जमा होती है, तो उसके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात है। बाकी जो है कि ये सब ईज़ ऑफ डूइंग लीगल बिजनेस, ये सब हमारे जो है कि बातें हैं, इनको एक बार ब्रीफली रीड कर लेंगे। अपने आप से डिक्टेट करने का ऐसा कुछ सच मतलब है नहीं, और बहुत ही ज़्यादा फिक्चुअल हो जाएगा, तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से एक टेबल याद रखना है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और टारगेट ईयर है। जैसे हमें टारगेट एलिमिनेट करना है नक्सलिज्म, ये मार्च 2026 का टारगेट दिया गया था, ठीक। फिर यहाँ पे टीबी फ्री इंडिया करना है, तो ये 2025 का टारगेट लिया गया था, पर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसको जो है कि बढ़ा के 27 कर दिया गया है। समुद्र मिशन है, जो हमारा जो है कि समुद्रयान मिशन, जैसे चंद्रयान मिशन चांद पे था, समुद्रयान मिशन 6 किलोमीटर अंदर तक जाना है, डीप सी तक, वो हमारा 2027 का मिशन है। ठीक, इसी तरीके से चंद्रयान फोन को अब लॉन्च करना है, तो ये टेबल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा इसका नोट्स, तो वहाँ से एक्सेस कर लेना है इसे। विद दैट नोट अब इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में आपके कुछ चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर वाइज आपकी डिटेल दी रहती है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको ब्रीफली मैंने मार्क कर रखा है। इसमें देखिए इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ज़्यादा ऐसा पढ़ाने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें वही स्कीम्स और वही टारगेट्स की बात है कि कैसे कैसे सरकार ने पूरा किया है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। लेट मी सी, यहाँ पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए ये वाला ऑप्शन है हेल्थ वाला। अब इकोनॉमिक सर्वे में आपका इस चैप्टर में एजुकेशन एंड हेल्थ में आपका जो है कि निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पे
USID UDISE निकला हुआ है, ये यूनिफाइड डिजिटल हमारा एजुकेशन स्टेट एजुकेशन सिस्टम। हम पहले ऊपर जो है कि पढ़ चुके हैं कितने टीचर्स क्या जो है कि रहने वाले हैं। आपको जो है कि ये सब मैंने आपको समग्र शिक्षा बताया था, पोषण शक्ति निर्माण बताया था, जो कि हमारा पार्ट है। देखिए पोषण शक्ति निर्माण हमारा मिड डे मील स्किल वाला पार्ट है, जिसमें आपको पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, तो ये सब कंपोनेंट यहाँ से लिंक करते हुए देखने को मिलेंगे। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, GR मीन्स यहाँ पे कितने बच्चे जो है कि एनरोल हो रहे हैं क्लास में, ड्रॉप आउट रेट क्या है, ये सब जो है कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा हैवी कंपोनेंट के साथ बताता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसी इसी तरीके से आपको इसको इसको जो है कि कवर करना है। इसमें नथिंग एल्स है गाइस, और जो है कि इसमें ऐसा कुछ खास मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आई होप जहाँ जहाँ थोड़ी मैंने मार्किंग की है, और थोड़ा सा जो है कि कॉमन सेंस यूज़ करके अपना इसको जो है कि कवर करना है। इसको क्या ही डिक्टेट करूँ मैं। अब जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड का हुआ था, इसमें जो कि आपके फूड पार्क इन सब पे बातें होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, गुड अचीवमेंट है कि यहाँ पे हायर वैल्यू राइस, व्हीट, मेज, कॉपर, जिसे श्रीयन कहा गया है। और यहाँ पे आपका जो भी बातें हैं हॉर्टिकल्चर अकाउंटिंग के लिए, ये सब जो है कि छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बाकी मैं इसलिए जो है कि इसको कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब जब ये चीज़ आपको पढ़नी होगी, क्या इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे में देखिए यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये वही कीवर्ड्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ चुके हैं। अब आना है क्या आपको इस चार्ट पे, अगर आपको थोड़ा फैक्ट याद रखना है तो जब उसको ऊपर रीडिंग कर लेंगे, ऊपर जो ये सब पोर्शन हमारा रीड करते हुए यहाँ पे जब आएंगे, एक मिनट लेट मी स्क्रॉल डाउन इट, कहाँ गया डाटा वाला, एक मिनट गाइस, यस यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो है कि जो भी मैंने आपको बजट पढ़ाया तो उसके 3 कर्तव्य हैं। यहाँ पे आपको वो 3 कर्तव्य दिख जाएंगे। ये रिवीजन के लिए ये सब टेबल यूज़ किए जा सकते हैं। कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना रिवेन्यू जनरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का इसको जो है कि हमारा देखा गया है, एक ग्रो किया है पिछले साल के एस्टिमेट से, कितना जो है कि नॉमिनल GDP एजम्पशन है, फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, फिर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का जो है कि टेबल है। फिर उसके बाद जो है कि आपका टैक्सेशन में देखिए देखिए क्या हुआ है, ठीक, टैक्सेशन एक्ट के बाद यहाँ पे आपको बायोफार्मा शक्ति के लिए कितना जो है कि पैसा कितना क्या दिया गया है, रियर अर्थ कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक, केमिकल पार्क 3 जो है कि आपके बोर्ड पार्क जो है कि बनाए जाने वाले हैं, रिवाइवल ऑफ 200 कस्टल होने वाला है। यहाँ पे अदर जो है कि चीज़ें हैं, डायरेक्ट फेडिकोर सूरत से धुमनी तक जो है कि दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही सब जो है कि टेबल में मैंने एडअप कर दिया है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे आपको देते हुए मिल जाएंगी। जैसे टाउनशिप, यूनिवर्सिटी टाउनशिप है तो 5 देने की है, मेडिकल टूरिज्म हब भी 5 बनाने के हैं, न्यू ऑल इंडिया जो है कि इंस्टीट्यूशन आयुष के 3 हैं, अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस AHI जो है कि बनाने के 5 हैं, एज कैपेसिटी 1 लाख प्रोफेशनल की रखेंगे, ABC लैब्स हैं। तो ये सब ऊपर से जो है कि चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे मैंने फैक्चुअल डाटा लगा दिया है, इसको देख लेंगे। ये पूरा एक्सपेंडिचर कहाँ क्या जा रहा है, जो सर्कल में ऊपर चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे बोरिंग इतना जो है कॉर्पोरेशन टैक्स में कितना है, मनी जो है कि जाएगा कहाँ, जैसे डिफेंस का देखें तो 11% है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 17%, ये सब यहाँ मिल जाएगा। फिर ये है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट हुआ, किसने किया, ठीक, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर का DL जो है कि GDP ग्रोथ कितना रहा है, इतना परसेंट रहा है, ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है इस साल का, इतना है, क्योंकि हमारा जो कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का डाटा जो है कि देता है, जिसमें हम लोग को पिछले साल के जो है कि हमारे डेवलपमेंट और जो है ग्रोथ पता चल सके, ताकि हम आगे प्रिडिक्ट कर सके चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सारे डाटाज हैं, देख लेंगे आप। देन कुछ पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के CPI, WPI, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब जो है कि ऊपर जो है कि डिटेल दी हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसमें कितना रुपए गया, डीमेट अकाउंट्स कितने खुले, इससे ज़्यादा जो है कि डिटेल्स आई होप आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होंगी। एक बार पढ़ के मैं ये PDF जो है कि आपको अपलोड कर दूंगा, आप सेशन को लाइक वाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। तो विद दिस नोट मैं यहाँ पे इस सेशन को एंड करता हूँ। देखिए मैंने बहुत ब्रीफली जो है कि चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि ये सेशन अगर मैं होली जो है कि UPSC के लिए बनाऊँ तो चीज़ों को डेप्थ में करते हुए अगर बजट पढ़ाना है तो बजट के अगले 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास लें, मतलब 3-4 आवर लगेंगे पूरे बजट के कंपोनेंट को समझने के लिए, एक एक चीज़ों को। ठीक सेम अप्लाइज फॉर दी 1-2 घंटे इकोनॉमिक सर्वे को लगते हैं, अगर क्लास लेके करें तो मतलब 2 घंटे तो मिनिमम जो है कि इकोनॉमिक सर्वे के लिए लगेगा, 3 से 3.5 घंटे बजट, ये टोटल 5-6 आवर का मॉड्यूल हो जाता है। तो इसको जो है कि आप होपफुली अंडरस्टैंड करेंगे, और जितना भी आपको यहाँ पे 2 सेशन में मिला है इकोनॉमी के लिए, काफ़ी करंट अफेयर कवरेज है। बाकी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जो है कि शॉर्ट्स इन न्यूज़ और ऐसे करके आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के लिए करंट अफेयर के सेशन जो है कि कंटिन्यू रखूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होते रहे और आपको ये सेशन अच्छे लगे हैं। बाकी आप टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, यहाँ पे PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे, और बाकी कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे ये सेशन इकोनॉमी में कैसा लगा। अब विद दिस नोट यहाँ पे हमारा जो है कि अब 3 पार्ट कवर हो गए हैं, क्या क्या, आपके नेशनल अफेयर कवर हो गए, इंटरनेशनल कवर हो गए, इकोनॉमी कवर हो गया। अब हमारा जो है कि बचा है क्या, साइंस टेक करना है, ठीक, इन्वायरमेंट करना है, उसके बाद शायद आई होप साइंस टेक इन्वायरमेंट के बाद इसमें स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेशन रहता होगा, ठीक, स्पोर्ट्स कवर करेंगे, फिर हम मूव करेंगे क्या,
आपके यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पे, फिर देयर आर सो मैनी पॉइंट्स टू रिमेंबर तो करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं इसको भी जो है कवर किया जाएगा, तो होलिस्टिकली सब कुछ कवर होगा। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और जो है कि इन सब जो है कि प्लेलिस्ट से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए गाइस। एक बार कंटेंट देखिए, मतलब थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे पुराने वीडियोस में ऑडियो इशू है। दैट टाइम देखिए मैं सिंगली ओनली जो है कि सिंगली ये सब जो है कि आराम से जो है कि अकेले सब ये सब जो है कि चीज़ें कवर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, एक टैब, एक पेन, एक माइक, जो कि पुराना माइक जो है खराब हुआ, पुराने माइक से आवाज़ जो है कि इशू हुई, बच्चों ने बताया, तो मैंने जो है कि नया माइक लिया है जो कि थोड़ा जो है कि शायद थोड़ी क्वालिटी जो है कि माइक की सही है। तो इस समय हल्का जो है कि आपको शुरू के लास्ट जब आधे घंटे सेशन देख रहे हो तो थोड़ी सी फटी फटी आवाज़ आती हो, पर कंटेंट क्वालिटी एक नंबर है, कंटेंट आपको जो है कि एक नंबर मिलेगा। तो ये सब सेशन देख के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी स्पेशली इन सब में तो माइक सही है आपका, ये सब सेशन जो है कि बहुत अच्छे हैं। इन सब सेशन में बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी वाले सेशन में थोड़ा सा माइक इशू है। बाकी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।